1848 में फ्रेडरिक सोर्यू, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, यानी फ्रांस में रहने वाला एक आर्टिस्ट था, उसने प्रिपेयर किया सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, यानी 4 पेंटिंग्स उसने बनाई, जिसमें से एक पेंटिंग ये आपके सामने है। तो उसने पेंटिंग कैसे बनाई? विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, यानी हम कोई चीज, कोई पेंटिंग बनाते हैं तो एक माइंड में आइडिया होता है, तभी हम बनाते हैं। तो उसका ये आइडिया कहाँ से आया था? उसने अपने ड्रीम को, दुनिया के बारे में जो उसका सपना था, जैसे हम सपना देखते हैं ना कि हमारा ये घर हो, हमारे ये गाड़ी हमको लेनी है, ऐसे हम सपने देखते हैं। तो जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो उसकी इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है। जैसे हमने सोचा कि मैं चाहता हूँ मेरा ऐसा घर हो, तो एक घर की इमेज बनने लगती है। गाड़ी को जो हम सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, तो उस गाड़ी की इमेज माइंड में बनने लगती है। तो जो इमेज क्रिएट होती है उसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसने दुनिया के बारे में एक सपना देखा था कि दुनिया में ऐसा हो जाएगा। तो जो वो सोच रहा था, तो एक इमेज उसके माइंड में बन रही थी, तो वही इमेज जो है उसने पेंटिंग के फॉर्म में बनाई। तो दुनिया के बारे में उसने क्या सपना देखा था? कि दुनिया बनी है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से, यानी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी आ गई। क्योंकि जब ये पेंटिंग बना रहा था उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, उसने सिर्फ सपना देखा था। ये बात ध्यान रखना कि ये जो इमेज इसने बनाई है वो किसी हकीकत चीज को देख के नहीं बनाई है, बल्कि जिस टाइम वो बना रहा था उस समय तो मोनार्की थी, यानी राजा महाराजा वाला सिस्टम था। तो ये बस एक सपना देख रहा था, एक दिन आएगा कि डेमोक्रेसी आ जाएगी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जहां जनता चूज करती है कौन रूल करेगा, ये कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वोटिंग के जरिए आम लोग डिसाइड करते हैं। और रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में अगर बताऊं तो रिपब्लिक में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे मेन फोकस होता है। अब कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये कानून होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तो स्कूल में कुछ रूल रेगुलेशन होगा, ये ड्रेस पहनना है, ये टाइमिंग है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो जैसे स्कूल के अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरीके से देश के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। तो उसका सपना क्या था? उसने क्या देखा था कि दुनिया में डेमोक्रेसी आ गई है और सोशल रिपब्लिक आ गया है, यानी एक ऐसे नियम कानून के हिसाब से देश चल रहा है जो सोसाइटी के लिए हो, सोशल हो, ठीक है। अब यहां एक वर्ड है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। यूटोपियन विजन क्या होता है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में एक ऐसी सोच रखना जो हकीकत में पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि सारे कंट्री आपस में चले जा रहे हैं एक लाइन में अपना झंडा लिए हुए। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? कंट्रीज के बीच में आपस में झगड़े होते हैं, यहाँ तो इसी बात की लड़ाई हो जाएगी कि हम आगे रहेंगे, दूसरा कहेगा हम आगे रहेंगे। तो ऐसा असली में हो नहीं पाता कि सारे दुनिया भर के देश एक साथ आ जाएं और उनमें कोई झगड़ा ना हो। तो ऐसा विजन जहां पर सोसाइटी को इतना अच्छा दिखा दिया गया है कि हकीकत में उतना अच्छा पॉसिबल ही नहीं है, तो वो जो सोच होती है उसे हम यूटोपियन विजन कहते हैं। अब पहली प्रिंट की अगर बात करें, जिसकी इमेज हमने अभी देखी थी पिछली वाली स्लाइड में, तो उसमें दिखाया गया है कि लोग हैं कहाँ के? यूरोप और अमेरिका के। याद रखिए, सारी दुनिया के नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका के दिखाए गए हैं। और उसमें मैन वुमेन ऑफ ऑल एजेस, यानी सारी ही एज के हैं, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब हैं, और सारे ही सोशल क्लास के हैं, यानी अमीर गरीब सब मिलकर चल रहे हैं। इसीलिए देखो यूटोपियन विजन कहा गया। यानी ऐसा कहाँ हो सकता है अमीर गरीब सब लोग एक साथ चल रहे हों? तो यहां पर चले जा रहे हैं मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी ट्रेन की तरह से एक कतार बनाते हुए लाइन में चले जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसकी वंदना करते हुए, उसे रिस्पेक्ट देते हुए चले जा रहे हैं। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? देखो, वैसे लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, आज़ादी। अब आज़ादी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो, शेप साइज तो होता नहीं उसकी, लेकिन फिर भी इस आर्टिस्ट ने लिबर्टी को एक रूप दे दिया। किसका रूप दिया? फीमेल फिगर, यानी एक महिला के रूप बना दिया, एक महिला की मूर्ति बना दी और कहा यही लिबर्टी है और यही वाली वो मूर्ति है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, यानी कि ऐसी टॉर्च है जिससे नॉलेज स्प्रेड हो रही है। वैसे तो कोई ऐसी टॉर्च दुनिया में है नहीं जिससे नॉलेज निकले, ये एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी इंसानों के क्या अधिकार हैं, उनके क्या राइट्स हैं, वो इस यहाँ पर पूरा देख सकते हो। ये जो लिया है इसने, इसमें लिखे हुए हैं। अब जो लोग हैं उनको आप पहचान सकते हो कैसे? उनके फ्लैग और उनका जो नेशनल कॉस्ट्यूम है उससे आप पहचान सकते हो कि ये किस देश के हैं। भाई अलग अलग देश के लोगों का झंडा अलग होता है और अलग अलग तरीके की ड्रेस वो पहनते हैं, तो उससे आप पहचान सकते हो कि कौन से देश के लोग कहाँ पर जा रहे हैं। अब एक वर्ड आता है प्लेबिसाइड। इसका मतलब क्या होता है? एक डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल्स ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। यानी प्लेबिसाइड का मतलब होता है एक वोटिंग कराई जाती है, किस बारे में? कि जनरली जैसे गवर्नमेंट कोई चीज पूछती है कि बताओ ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो उसमें जनरली इसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है आपको।
उसके लिए जो वोटिंग कराई जाती है, यानी आम जनता से पूछा जाता है। अब जनता से पूछा जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि एक एक आदमी से जाके पूछोगे, उसका सिंपल सा तरीका होता है वोटिंग कराने का। तो उसी वोटिंग को हम प्लेबिसाइट कहते हैं। याद रखना कि ये इलेक्शन से अलग है, क्योंकि इलेक्शन में जो वोटिंग कराई जाती है वो सरकार बनाने के लिए होती है, यहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं है। कोई प्रपोजल है, कोई बात है जिसके बारे में सिर्फ आपसे ओपिनियन लिया जा रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं, उसी को हम प्लेबिसाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन हम देखें तो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यानी जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है फ्रेडरिक सोरू की पेंटिंग में, यानी पूरी पेंटिंग का सिग्निफिकेंस, यानी पूरी पेंटिंग का क्या मतलब निकल रहा है वो नहीं बताना हमको, सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के क्या मतलब है, क्यों यूज किया है, भाई किसी रीजन से रखा होगा ना, तो उसका मतलब आपको बताना है कि क्या रीजन था। और ये क्वेश्चन 2020 में 1 मार्क्स में आया है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कैसे यूज किया है, एज एन एलोगरी। एलोगरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में देख लेंगे। इट इज पर्सनलिफाई एज वुमेन बियरिंग अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ये तो हमने देख लिया, एक महिला को दिखाया गया जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन है। ठीक है, तो बस इतना लिख दोगे तो हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या मतलब है, क्यों यूज किया है। अब जो लोग लाइन में जा रहे हैं उसमें सबसे आगे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड के, जो कि नेशन स्टेट बन चुके हैं। अब ये नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट इज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर came to develop a sense of common identity and share history or descent। यानी नेशन स्टेट क्या होता है, मान लो कोई ऐसा ही एक कंट्री है, यहां पर जो यहां का राजा है वो और यहां के जो ज्यादातर लोग हैं, सभी लोग नहीं बल्कि ज्यादातर लोग जो है उनकी पहचान एक हो। अब पहचान एक होने से क्या मतलब है, क्या उनका धर्म एक होना चाहिए, क्या उनकी जाति एक होनी चाहिए, क्या उनकी लैंग्वेज एक होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। एक होने का मतलब यह है कि उनका हिस्ट्री सेम हो सकता है कि वो अलग अलग धर्म के मानने वाले हों, अलग लैंग्वेज बोलने वाले हों, लेकिन उनकी हिस्ट्री कॉमन हो, यानी वहां उनके पूर्वज बहुत पहले से रह रहे हों। और दूसरी चीज क्या है, या एक ही डिसेंट के हो, यानी एक ही वंश के, एक ही नस्ल के हो, यानी अगर पीछे देखते चले जाएं उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे, जितने लोग यहां रह रहे हैं ज्यादातर लोग उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। तो कॉमन आइडेंटिटी से मतलब हमारा ये है कि उनका हिस्ट्री सेम रही हो, या उनका जो है वंश जो है, उनकी जो नस्ल है वो एक ही रही हो। तो किसी जगह पर ज्यादातर लोग एक ही जैसे हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, वहां के लोग, वहां के रूलर, तो उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पता ले एक कंट्री है, उसमें 10 तरीके के हिस्से हैं, यहां पर अलग तरीके के लोग रहते हैं, यहां पर अलग तरीके के लोग रहते हैं, यहां अलग तरीके के लोग रहते हैं, राजा कोई यहां का है वो आकर यहां पर रूल कर रहा है, तो ऐसे बड़ा अजीब सा सिस्टम होता था। तो सारी लड़ाई किस बात की थी कि नेशन स्टेट बन जाए। तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड के पीछे कौन है, फ्रांस है। और फ्रांस के पास क्या है, रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर का एक झंडा है जो अभी स्टैच्यू के पास बिल्कुल पहुंचे हैं। उससे पीछे जर्मनी है, और जर्मनी के हाथ में क्या है, यानी जर्मन लोगों के हाथ में एक ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग है। अच्छा एक बात और, ये जर्मनी इसने दिखाया तो है, जर्मनी का फ्लैग दिखाया है, लेकिन जिस समय इसने पेंटिंग बनाई थी उस समय जर्मनी एक देश नहीं हुआ करता था, वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तो इस इमेज के जरिए, इस पेंटिंग के जरिए उसने एक उम्मीद जगाने की कोशिश की कि एक टाइम आएगा कि सारे जो जर्मन स्टेट्स हैं वो मिलकर एक देश बना लेंगे जिसका नाम जर्मनी होगा और उनका एक कॉमन झंडा होगा। बाकी और भी पीछे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पीछे कौन है, रशिया है। ठीक है, ये इतना देख लेना। अब यहां 2019 में 1 मार्क्स से क्वेश्चन आया था, विच नेशन वॉज आइडेंटिफेबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर। अब रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर किसका था, अभी हमने देखा फ्रांस का था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें कि फ्रेडरिक सोरियो ने ये यूटोपियन विजन अपने प्रिंट में क्यों दिया। भाई कोई ऐसी चीज पेंटिंग बना लेते जिसको हकीकत में पॉसिबल हो सकता था, अब ऐसी सोसाइटी दिखा ली हो जो हकीकत में पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो क्या रीजन था, क्यों बनाया था इसने। तो बहुत सारे रीजन दे सकते हैं, 1 मार्क्स में कोई एक रीजन आप देख सकते हैं। फॉर क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, वो चाह रहा था, उसने सपना देखा था ना कि दुनिया में डेमोक्रेसी आ गई, सोशल रिपब्लिक आ गई है, तो वो चाह रहा था कि हम लोगों के अंदर ये आइडिया पेंटिंग के जरिए पहुंचाएं कि हमें डेमोक्रेसी लाना है और सोशल रिपब्लिक लाना है। फॉर क्रिएटिंग फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन, यानी भाईचारा दुनिया में आ जाए। फॉर डेवलपिंग सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री, यानी एक पहचान हो जाए, एक हिस्ट्री हो जाए। फॉर कैरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, यानी आजादी की उम्मीद लोगों के अंदर जगा दे। तो इनमें से कोई एक पॉइंट आप लिख सकते हो। अब पेंटिंग के ऊपर वाले हिस्से में अगर आप देखोगे तो आपको एंजल्स दिखेंगे, यानी फरिश्ते हो गए, क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया है, और सेंट्स यानी जो साधु वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ इमेज में देख सकते हो बीच में जीसस क्राइस्ट हैं और ये एंजल्स वगैरह हैं और इधर साधु संत वगैरह हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, गेज अपॉन द सीन, यानी जो लोग जा रहे हैं उन पर नजर रखे हो, उनको देख रहे हैं ये तीनों ही लोग। तो इनको यूज क्यों किया गया है, यानी इमेज के अंदर एंजल्स को, क्राइस्ट को और सेंट्स को क्यों दिखाया गया है, एक सिंबल की तरह इन्हें भी यूज किया गया है
क्या, सिंबलाइजिंग फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में इतना ज़्यादा भाईचारा आ गया है कि एंजल्स भी और सेंट्स भी और क्राइस्ट भी इस नज़ारे को देख रहे हैं कि इतना अच्छा है कि आपस में कोई झगड़ा नहीं है, एक साथ लोग आ गए हैं। तो एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है, सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारे का सिंबल की तरह यूज़ किया गया है। अब इमेज के नीचे वाले हिस्से में फोरग्राउंड ऑफ इमेज देखोगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। शैटर्ड रिमेन यानी कोई चीज बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसको हम जमीन पे फेंक देते हैं, तो वही बिखरी हुई चीजें, बिखरे हुए अवशेष पड़े हुए हैं। जैसे आप यहां इस हिस्से में देख सकते हो, यहां पर अपनी बुक में देख लोगे तो और क्लियरली आपको दिखेगा कि यहां कुछ टूटी सी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, बिखरी हुई हैं। तो वो क्या है, सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है उसको देखते हैं। एक ऐसी तरीके की गवर्नमेंट या रूल करने का सिस्टम, यानी राज करने का सिस्टम हो या कोई सरकार हो, दैट इज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, जहां पर पावर पे कोई रोक टोक नहीं हो, यानी जो राजा है या जो गवर्नमेंट है उसके पास ऐसी पावर हो कि कोई उससे पूछने वाला ना हो, वो जो चाहे करे, तो उसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो यहां पर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के ही बिखरे हुए अवशेष पड़े हुए हैं। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, यानी पहली झलक जो राष्ट्रवाद की मिलती है, साफ साफ झलक जो मिलती है, वो कैसे मिलती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम मिलती है 1789 में। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जो फ्रांस के अंदर क्रांति आई थी, उससे क्या हुआ था कि जो सोवरेनिटी है, यानी जो पावर है, वो मोनार्की से लेकर फ्रेंच सिटीजन्स को दे दिया गया था, यानी राजा महाराजा से लेकर जो फ्रांस के आम नागरिक थे उनके पास पावर पहुंच गई थी। अब वो डिसाइड करेंगे कि कौन रूल करेगा, देश को कैसे चलाना है, आम जनता डिसाइड करेगी। तो देखिए, इतना ही पढ़ने में हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो पहली झलक नेशनलिज्म की कब मिलती है, तो ए वाला ऑप्शन होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए 2020 में आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट अकर इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द यूरोप। तो राजनीति में और संविधान के हिसाब से देखें तो क्या चेंज आया था, तो सबसे बड़ा चेंज जो था वो यही आया था कि जो सोवरेनिटी है, यानी जो पावर है, वो राजा महाराजा से लेकर बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन को दे दिया गया था, यानी जो आम नागरिक है उनको पावर ट्रांसफर कर दी गई थी। यही सबसे बड़ा चेंज था। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उनका मेन एम, मेन मकसद क्या था, उनका मकसद ये था टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल, यानी जो फ्रांस के लोग हैं उनके अंदर एकता की भावना आ जाए, वो आपस में मिलजुल कर रहें, यही फ्रेंच रेवोल्यूशनरी का मेन मकसद था। इसके बारे में हम देखते हैं अभी, ये आगे के टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो हमारा टॉपिक ये है कि मेजर्स एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल, यानी वो क्या स्टेप्स लिए गए थे, क्या काम किए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी के द्वारा, जिससे जो फ्रांस के लोग हैं उनमें एकता की भावना बनी रहे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि रेवोल्यूशन में अभी ये कामयाब हुए थे और पावर राजा महाराजा से लेके आम नागरिकों के पास आ गई थी, तो उनको ये डर था कि कहीं देश का बंटवारा ना हो जाए। कि जैसे देखो, हम लोग कितने साल अंग्रेज़ों से लड़े, लेकिन जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा हो गया। तो फ्रांस में भी जो रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने क्रांति लाई थी, उनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि देश का बंटवारा हो जाए, आपस में ही हम लोग लड़ जाएं। तो उससे बचने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए थे। तो पहली चीज़ क्या थी, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, यानी जैसे कहते नहीं कि हमारी मातृभूमि है, ये हमारी ज़मीन है, उसी तरीके से वहाँ एक आइडिया स्प्रेड किया गया ला पैट्री का, यानी द फादरलैंड, यानी ये हमारे बाप की ज़मीन है, यानी हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, यहाँ हम हमेशा से रहे हैं। तो एक लगाव सा हो जाएगा कि हाँ, हमको यहीं रहना है, यहाँ से नहीं जाना कहीं। और दूसरा आइडिया क्या था, ली साइटुइन द सिटीजन, यानी हम यहाँ के नागरिक हैं, हम सभी यहाँ के नागरिक हैं और इसीलिए हम यहाँ पर मिलजुल कर रहेंगे। और इन दो आइडिया से एक और चीज हुई, वो क्या, एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब ये दो आइडिया दे दिया कि हर कोई ये कह रहा था कि हमारे बाप की ज़मीन है और हम यहाँ के नागरिक हैं, तो ये ज़रूरी था कि सबके लिए कानून बराबर बनाया जाए। तो ऐसे ही हुआ कि संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको बराबर का अधिकार दिया गया। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप फ्रांस के हो तो आपको बराबर अधिकार मिलेगा। नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, ये वाला, और जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड हुआ करता था उसको खत्म किया गया, उसकी जगह पर एक नया फ्लैग लाया गया। ई स्टेट जनरल जो था उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया। ई स्टेट क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, ठीक है, उसी तरीके से वहाँ पर ई स्टेट जनरल होता था। जैसे यहाँ पर हमारे सांसद वगैरह जाते हैं, वो लोग कानून बनाते हैं, तो वैसे वहाँ पर भी देश को चलाया जाता था, कानून बनाया जाता था, उसका नाम बदल दिया गया।
और उसमें जो मेंबर होंगे, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं, जो सांसद वगैरह होते हैं, वो कैसे जाते हैं, हम वोट देते हैं और जो जीतता है वो जाता है पार्लियामेंट में। तो उसी तरह वहां पर जो मेंबर बनेंगे नेशनल असेंबली के, उनको कौन सेलेक्ट करेगा, वहां पर भी इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, और वहां पर जो वोट देने वाले होंगे वो एक्टिव सिटीजन्स होंगे, यानी वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी यहां पर वोट नहीं दे सकते, सिर्फ वही आदमी वोट दे सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी है। न्यू हाइम्स वर कंपोज, यानी नए नए भजन वगैरह बनाए गए। ओथ टेकन, शपथ ली गई कि हाँ हम देश के प्रति वफादार रहेंगे, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, और मैटर्स वर कॉमेमोरेटेड, यानी शहीदों को याद किया गया। और ये सब किस लिए किया गया, देश के नाम पर, कि ये सारी चीजें करेंगे तो लोग आपस में जुड़े रहेंगे। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, यानी सारी चीज पूरे देश को जो कंट्रोल किया जाएगा वो एक जगह से, एक सेंटर से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, और जो देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहेंगे सबके लिए एक समान कानून रहेगा। ठीक है, सबके लिए एक ही कानून चलेगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, देश के अंदर ही सामान को ले आने पे जो टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज एडॉप्टेड, यानी नापने और तौलने का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया, यानी पूरे देश में वो एक ही मेजरमेंट चलेगा, उसी में नापा जाएगा, उसी में तौला जाएगा। रीजनल डायलेक्ट्स, यानी जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उसको खत्म किया गया, डिस्करेज किया गया, यानी अब इसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल रोक नहीं लगाएगी, बल्कि उस पर ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसको एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया कि यानी पूरे देश में अब फ्रेंच आपको बोलना चाहिए। अब देखो जो पॉइंट मैंने बताए थे उससे कितनी बार क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा थोड़ा बदल के, कभी पूछ लिया क्या स्टेप लिए गए थे, क्या मेजर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी, कहीं पर भी आपको ये दिख गया, क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल, यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी यूरोप के रिस्पेक्ट में अगर बात करी जा रही है, या फ्रांस भी अगर लिखा हुआ है, तो समझ लो आपको यही आंसर लिखना है जो पॉइंट मैंने पहले बताए थे। 2017 में आया हुआ है, 2018 में 5 मार्क्स का, यहां देखो 5 मेजर्स पूछा है, वही चीज, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि आपको फ्रांस के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अभी एक इंडिया के बारे में भी आएगा, तो वहां ऐसा ना हो कि इंडिया वाले में लिख दो फ्रांस वाला। 2015 में 5 मार्क्स का आया, यहां देखो 5 स्टेप्स लिखा हुआ है, और यहां देखो 3 मेजर्स लिखा हुआ है, वही चीज कितनी बार 2020 में आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद करके जाना। और यहां जो आंसर लिखा उसको याद रखना, ये जो सारे पॉइंट मैंने बताए हुए हैं यहां पर, बस इसी को आप याद रख लोगे, यही आपको लिख देना है। 3 मार्क्स में आया उसी हिसाब से आप लिख लेना 3-4 पॉइंट, और 5 मार्क्स में आया तो 5 to 6 पॉइंट लिख देना। अब एक और क्वेश्चन देखो 2017 में 5 मार्क्स में आया है, ये एक लाइन है, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो मैंने पहली लाइन लिखी थी, जिसको भी हमने देखा कि पहली झलक कहां मिलती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलती है, तो इसी स्टेटमेंट को पूरा आपको बताना है। तो अब यहां पूरे इस टॉपिक के बारे में पूछा गया, सिर्फ हमको ये नहीं पूछा गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, तो एक पॉइंट आप वही वाला लिख देना कि जो सोवरेनिटी थी, पावर थी, वो मोनार्की से जो आम नागरिक थे उनमें ट्रांसफर हो गई। बाकी देखो सारा वही पॉइंट है, क्योंकि उस टॉपिक में यही सारी चीजें लिखी हैं, तो वही चीज आप छाप देना। अब फ्रांस में जो कुछ हो रहा था उसकी खबर जब यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची, तो वो लोग भी एक्साइटेड हो गए कि यार हमारे यहां भी राजा महाराजा वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, फ्रांस के लोगों के पास पावर आ गई, कितना अच्छा है। तो यूरोप के और जो देश थे, वहां के जो स्टूडेंट्स थे और जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने क्लब बनाने लगे, जैकोबिन क्लब जिसका नाम था, जैकोबिन क्लब्स बनाने लगे। वो उसका मकसद यही था ताकि वो रास्ता बना सकें फ्रेंच आर्मीज के लिए, यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हम बना दें कि फ्रेंच आर्मी वो आसानी से हमारे देश में भी आ जाए और हमें भी इन राजा महाराजा वाले सिस्टम से आज़ाद करा सके। और वही हुआ, इन क्लब्स की वजह से फ्रेंच आर्मी वो बहुत आसानी से हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे इटली के हिस्से में पहुंच गई 1790s में। ये पॉइंट वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि जैकोबिन क्लब वाला ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स थे और पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया। क्यों बनाया? ताकि जो फ्रांस की आर्मी है वो आकर हमें भी हमारे राजा महाराजा से आज़ादी दिला सके। अब बात कर रहे थे हम सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलिक कोड भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं इस नेपोलिक कोड में क्या क्या चीज़ें थी। तो पहले पॉइंट में आप लिखोगे सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलिक कोड के नाम से भी जानते हैं, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यानी इसमें पहली चीज़ ये थी कि जो भी प्रिविलेजेस बर्थ के बेसिस पे मिल रहे थे
उसे ख़त्म कर दिया गया। अब आप कहोगे ये प्रिविलेज क्या होता है? कुछ लोगों को जो स्पेशल फैसिलिटी मिलती है या ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, उसे हम प्रिविलेज कहते हैं। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो बड़े लोग होते हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनको स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, यानी हमको उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, हमको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितना उन लोगों को मिलती है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए या और बड़े जो लोग हो गए। लेकिन वो जो प्रिविलेज मिलता है, वो जो इंपॉर्टेंस मिलता है, वो उनकी काबिलियत की वजह से मिलता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। लेकिन यूरोप में क्या होता था, बर्थ की बेसिस पे प्रिविलेज मिलता था, यानी सोसाइटी 3 स्टेट में बटी हुई थी, 1 2 3। तो अगर 1 और 2 में अगर कोई पैदा होता है, यानी ई स्टेट 1 और ई स्टेट 2 में अगर कोई पैदा होता है, तो उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती थी, जैसे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स सिर्फ तीसरे वाले ही देंगे। तो इसको खत्म कर दिया गया कि भाई बर्थ की बेसिस पे किसी को इंपॉर्टेंस या किसी को स्पेशल चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसकी काबिलियत में मिलनी चाहिए। तो इस कोड ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और हर किसी के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सब के लिए अब कानून बराबर होगा। अब अलग अलग लोगों के लिए कानून अलग नहीं होगा। दूसरी चीज़ में क्या थी, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले हर कोई प्रॉपर्टी नहीं हासिल कर सकता था, यानी ज़मीन घर नहीं ले सकता था। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया कि अब कोई भी प्रॉपर्टी बना सकता है। तीसरा पॉइंट है नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रशासन होता है, यानी देश को चलाने के लिए जिन जिन ऑफिसेस की या जिन जिन डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है उसको बहुत सिंपल कर दिया गया था। यानी हर किसी का काम बांट दिया गया था कि आपका ये काम है, आपकी ये जिम्मेदारी, आपका ये पावर है, ताकि हर किसी को अपना काम करना आसान हो जाए और देश को चलाना आसान हो जाए। वरना पहले क्या होता था, जनरली सारी जिम्मेदारी, सारी पावर राजा के पास होती थी या उसके आसपास जो मिनिस्टर्स होते थे उन्हीं के पास होती थी। फोर्थ पॉइंट है एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में बताता हूँ कि यूरोप के अंदर क्या था, फ्यूडल सिस्टम में 4 लेवल में बटा हुआ था। पहले पे किंग सबसे टॉप पे रहता था, फिर नोबल्स हो गए, नाइट्स हो गए, पीजेंट्स हो गए। यानी सोसाइटी को लोगों को 4 हिस्से में इस तरह से बांट दिया गया था। हर किसी के अपने पावर होती थी, पोजीशन होती थी, और मेन चीज़ में ये होती थी कि राजा ऑफर देता था कि जो हमारे लिए लड़ेगा उसको हम ज़मीन देंगे। तो इस फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। इसमें लोगों को गुलाम भी बनाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी, और जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो प्रॉब्लम में है, वो मजबूरी में उसको लड़ने जाना पड़ता था। वो लड़ता था तब जाकर उसको कुछ ज़मीन मिलती थी। ठीक है, तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज। किसानों को सर्वडॉम से आज़ादी मिल गई। अब सर्व क्या होता है उसको जानने से पहले आप स्लेव जानते होंगे, यानी गुलाम जो होते हैं। तो गुलाम क्या होता है, उसके पास ना खुद का कोई घर होता है, ना उसकी कोई फैमिली होती है, बस अपने जो मालिक होता है उसी की बात उसको मानना पड़ता है। यानी जो स्लेव्स होते हैं, गुलाम होते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, यहाँ तक कि उनको खरीदा बेचा भी जाता है। तो जो सर्फ होते हैं, इनका स्टेटस थोड़ा सा इन गुलामों से ऊपर रहता है, यानी इनकी ज़िंदगी बिल्कुल गुलामों जैसी ही रहती है। लेकिन हाँ, इनके पास फैमिली होती है, ये अपना घर बना सकते हैं, अपनी ज़मीन लेकर खेती वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इनसे काम बिल्कुल गुलामों जैसा कराया जाता था, तो उसे सर्फ कहते थे। तो ये सर्वडॉम वाला सिस्टम से आज़ादी मिल गई, यानी अब किसी को इस तरह से गुलामों जैसा काम नहीं कराया जाएगा। और जो मैनोरियल ड्यूज थे, यानी जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक होते थे, लॉर्ड्स जो होते थे, उनको टैक्सेस देना पड़ते थे। तो उससे आज़ादी मिल गई कि भाई अब आपको कोई जो बचा कुचा पैसा है, टैक्स वगैरह, अब आपको नहीं देना पड़ेगा। टाउन्स के अंदर जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, गिल्ड मतलब कोई संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जैसे यूनियन वगैरह बनाते हैं ना, कुछ लोगों का ग्रुप बना के एक संगठन बना लिए, तो उस पर पहले रोक थी, और इस नेपोलिक कोड के अंदर उस रोक को हटा लिया गया। यानी अब आप यूनियन वगैरह, ग्रुप वगैरह बना सकते हो। तो ये 6 पॉइंट काफ़ी है, अगर 5 मार्क्स में भी आएगा तो 6 पॉइंट काफ़ी है। बाकी और भी पॉइंट है, आप लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया। पीजेंट, आर्टिजन, वर्कर्स और जो नए बिजनेसमैन थे उनको एक नई आज़ादी सी मिल गई थी। नापने और तोलने का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था कि भाई इस यूनिट में आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है, इस यूनिट में आप वेट को या और लेंथ वगैरह को मेज़र कर सकते हो। और पूरे देश में एक कॉमन नेशनल करेंसी बना दी गई थी। तो अब देखो 2019 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था इस नेपोलिक कोड से रिलेटेड, ठीक है। इसमें पूछा है कि कैसे एक्सपोर्ट किया गया इस नेपोलिक कोड को उन रीजन्स के अंदर, उन इलाकों के अंदर जो फ्रांस के कंट्रोल में था। अब देखो नेपोलिक कोड कोई चीज़ तो है नहीं कि गाड़ी में लोड किया और पहुंचा दिए। यहाँ एक्सपोर्ट करने से मतलब ये है कि कैसे दूसरी जगह पर इसे लागू किया गया। तो जो रूल थे नेपोलिक कोड के अंदर, जो पॉइंट्स थे, वही को लागू किया गया। तो आप देख सकते हो ये वही आंसर है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं। तो वही चीज़ लिखी गई है, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, यही पॉइंट है। आपको यहाँ क्वेश्चन, यहाँ के आंसर नहीं याद करने हैं, जो मैंने पॉइंट अभी बताए हैं बस उसको याद कर लोगे। और जहाँ नेपोलिक कोड दिखा
नेपोलियन कोड के बारे में पूछ रहा है, तो वही पॉइंट्स आप लिख देना। फिर देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इस तरह से है स्टेटमेंट टाइप में, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, और इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है नेपोलियन कोड के बारे में। ये 2016 में 5 मार्क्स का आया है, तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखे हैं। ये सारे आंसर सीबीएसई ने जो प्रोवाइड किए हैं वही वाले हैं, ठीक है। तो वही यहाँ से आपको आंसर नहीं याद करना, वही वाला याद करना है जो मैंने पॉइंट बताया है, और ऐसे लिख देना। 5 मार्क्स में कम से कम 6 पॉइंट से लिख देना। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ तो थी इसके अंदर, इस नेपोलियन कोड के अंदर, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी थी। तो अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या लिमिटेशंस थी जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाया था नेपोलियन ने, या क्या ड्रॉबैक्स थे, या क्या लिमिटेशन थी सिविल कोड की या नेपोलियन कोड की, ठीक है। अगर खराबी या कमी के बारे में कुछ पूछा जाए नेपोलियन कोड के, तो क्या प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स को बढ़ा दिया गया था, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। सेंसरशिप थी, यानी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स के अंदर क्या चीज़ छपेगा उस पर सेंसरशिप लगा दी थी। यानी एक गवर्नमेंट का एक बंदा देखेगा पहले कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हो। वो जब पास करेगा तभी वो चीज़ प्रिंट हो पाएगी। और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी के अंदर भर्ती कराया जाने लगा कि चलो पूरे यूरोप पे कब्जा करना है हमको, पूरे यूरोप को कॉन्कर करना है। चौथा पॉइंट ये है, पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज टेकन, यानी राजनीतिक आज़ादी छीन ली गई थी, क्योंकि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जनता नहीं चूज करेगी कौन रूल करेगा, तो एक तरह से पॉलिटिकल आज़ादी भी छीन ली गई थी। तो ये 4 पॉइंट है। बहुत ज़्यादा इसमें पूछेगा तो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो इसमें से सारे ही पॉइंट लिख देना। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी तक अगर हम यूरोप की बात करें तो कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। नेशन स्टेट के बारे में मैं बता चुका हूं, तो कोई भी नेशन स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंट्रीज जैसे आपका जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब एक देश नहीं हुआ करते थे, बल्कि कई हिस्सों में बटे हुए थे। कैसे कैसे हिस्सों में, या तो किंगडम होती थी, यानी पूरा एक साम्राज्य हो गया जिसका एक राजा होता था, या कुछ हिस्से ऐसे होते थे जिसे हम डचीज कहते थे, यानी किंगडम तो बहुत बड़ी एक जगह को, बहुत बड़े राजा जिस पे रूल करता है उसे कहते हैं। एक छोटा सा जो एरिया होता है या जहाँ पर बहुत छोटा राजा रूल करता है उसे हम डचीज कहते हैं। और कैंटून क्या होता है, किंगडम का ही एक पार्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ एक पूरा कंट्री होता है और कंट्री के अंदर स्टेट्स हो गए, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, तो इस तरह से कैंटून्स होते थे, यानी एक बड़ी एम्पायर का एक छोटा छोटे हिस्से। तो इस तरह से 3 हिस्सों में ये कंट्रीज बटे हुए थे। अब अगर हम सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पर कौन रूल करता था, किसके कंट्रोल में था, अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। मोनार्कीज यानी राजा महाराजा के अंडर, ऑटोक्रेटिक मतलब ऐसे राजा महाराजा जिनके पास अनलिमिटेड पावर हो, यानी कोई रोक टोक ना हो, जो चाहे वो करे। तो ऐसे राजा वहां पर रूल करते थे। कहां पर, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। लेकिन वहां पर जो लोग रहते थे उस किंगडम के अंदर या उस डचीज के अंदर या कैंटून्स के अंदर, जो लोग रहते थे वो बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। यानी एक जैसे लोग एक देश के अंदर नहीं थे। उनके कल्चर अलग थे, यानी उनकी संस्कृति अलग थी, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनकी इथनिसिटी अलग थी। अब इथनिसिटी क्या होती है, तो इथनिक का मतलब क्या होता है, रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम। यानी कोई कम्युनिटी हो, कम्युनिटी क्या होती है, कुछ लोग की बात हो रही है, यानी कुछ लोग ऐसे जिनको पहचाना जाता हो या दावा करते हो किसी एक रेस के। अब रेस क्या होता है, जनरली जैसे ब्लैक और वाइट हो गए, अफ्रीका के अंदर ब्लैक लोग पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो ब्लैक रेस के हैं, और अमेरिका के अंदर या यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर गोरे लोग पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो वाइट रेस के हैं। और ट्राइबल हो गए, यानी किसी कबीले के हो या कोई कल्चर हो, उनका अलग तरीके की संस्कृति हो, यानी अपनी रेस की वजह से कि काले हैं या गोरे हैं, या अपने कबीले की वजह से कि किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या कौन सा कल्चर भी फॉलो करते हैं, तो उससे जो लोग पहचाने जाते हैं या उसका दावा करते हैं कि भाई हम इस कबीले के हैं और हम इस रेस के हैं या हम इस कल्चर को फॉलो करते हैं, उसी को हम एथनिक कहते हैं। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर अलग अलग इथनिसिटी के लोग रहते थे, यानी अलग अलग तरीके के उनके कबीले में बटे हुए थे, अलग अलग तरीके की संस्कृति थी। तो अगर हम एग्जाम्पल से बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो आप देख सकते हो कई तरीके के हिस्सों को मिलाकर ये पूरी की एम्पायर बनी थी। यहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, अलग अलग रीजन थे यहाँ पर। जैसे हंगरी हो गया, और यहाँ पर लैंग्वेज भी अलग अलग तरीके की बोली जाती थी। यहाँ पर जो बड़े लोग थे वो मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे। फिर गैलिशिया रीजन था जहाँ पर बड़े लोग पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। बोहेमिया हो गया जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, और अलग अलग जाति के लोग रहते थे। जैसे बोहेमिया में बोहेमियंस रहते थे, गैलिशिया में स्लोवाक्स रहते थे, ट्रांसविलेनिया में रोमन्स रहते थे, कार्नियोला में स्लोवीन्स रहते थे, फिर बिल्कुल साउथ साइड में क्रोएट्स रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से बटा था। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं,
वैसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ब्लू कलर से लैंग्वेज लिखी हुई है कि लैंग्वेज क्या बोलते थे, और रेड कलर से वहाँ पर जो जातियाँ थी उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक 2.1 देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली यानी सामाजिक तौर पर और पॉलिटिकली यानी राजनीति के हिसाब से देखें तो जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, यानी हाई क्लास के बड़े लोग जिनके पास ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप था वो एक डोमिनेंट क्लास था। सीधी सी बात है भाई, समाज में भी वही लोग ज़्यादा बड़े माने जाएंगे क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और राजनीति में भी उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा क्योंकि उनके पास पैसा है और पावर है। तो डोमिनेंट क्लास थी इनका, यूरोप में इनका दबदबा था, इनका इन्फ्लुएंस था, लेकिन ये ग्रुप बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं थे। सीधी सी बात है, आज के टाइम में भी देखो तो बहुत ज़्यादा जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर तो लोग गरीब ही होते हैं या मिडिल क्लास के होते हैं। तो ऐसा उस टाइम भी था कि एक छोटा ग्रुप था ये। और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी यानी ज़्यादा जो लोग थे वो कौन थे? पीजेंट थे, यानी किसान थे। अब जो एरिस्टोक्रेसी वाली क्लास के जो मेंबर होते थे उनका लाइफ का स्टाइल जो था वो एक ही जैसा था, कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक ही तरह की जिंदगी गुजारते थे, यानी वही शान से बिल्कुल जिंदगी गुजारने वाला। और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, किस लिए? पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, यानी राजनीति पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मामलों में ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और हाई सोसाइटी में यानी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर जब जाते थे तो ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। आज के टाइम हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। कहीं बहुत बड़ी जगह जाना हो या कोई बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो तो वहाँ जाकर हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं ताकि हमारा कोई स्टैंडर्ड लगे। तो ऐसे ये लोग भी क्या करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। ओन ई स्टेट यानी इनके पास जायदादें थी, प्रॉपर्टीज थी। इन द कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेज यानी इनके पास शहरी हवेलियां होती थी। फैमिलीज आर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। और ये जो एरिस्टोक्रेट वगैरह होते थे, इनकी जो परिवार थे आपस में शादी के जरिए कनेक्टेड रहते थे, यानी अपनी ही क्लास में ये लोग शादी करते थे। ऐसा नहीं कि कहीं लोअर क्लास में किसानों में जाकर शादी कर लें, अपने लेवल के ही लोगों में और अपनी ही क्लास के लोगों में ही शादी करते थे। अब अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पर खेती करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? टेनेंट्स थे, यानी छोटे छोटे किराएदार होते थे, किराए पे ज़मीन ली हो खेती की, या छोटी ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। वहीं अगर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पर किराए पे और छोटे से मालिक वाला सिस्टम नहीं था, बल्कि ज़मीन बड़ी बड़ी ई स्टेट में बटी हुई थी, बड़ी बड़ी ज़मीन के प्रॉपर्टी में बटी हुई थी, जहाँ पर खेती करने वाले कौन होते थे? सर्व्स होते थे, यानी यहाँ पर बड़े लोग होते थे और इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन होती थी और लोगों को गुलाम की तरह से अपने यहाँ पर खेती कराते थे। अब जो वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप का कुछ हिस्सा था, वहाँ पर इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जो ना बहुत ज़्यादा गरीब थे ना बहुत ज़्यादा अमीर थे। ये चाह रहे थे कि पैसा कमाने का दूसरा तरीका सोचा जाए जिससे हम और ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्री लगाई। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड में अगर ग्रोथ होगी, सीधी सी बात है, इंडस्ट्री में अगर सामान ज़्यादा बनेगा तो ट्रेड भी यानी बिजनेस भी ज़्यादा होगा, तो इसमें ग्रोथ होगी, तो टाउन में ग्रोथ होगी यानी टाउन में डेवलपमेंट होगा। और इस इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नई क्लास सामने आई। वो कौन सी थी? कॉमर्शियल क्लास, यानी ये वो क्लास थी जो पैसा कमा रही थी। वरना अभी तक तो बड़ी ज़मीन के मालिक हुआ करते थे जो बस ऐश कर रहे थे, और दूसरे वो लोग थे जो बस जिंदा रहने के लिए वो काम कर रहे थे। और ये जो कॉमर्शियल क्लास थी इसका वजूद किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, यानी मार्केट में सामान बन के पहुंचता रहेगा, इंडस्ट्री चलती रहेगी, तभी ये क्लास है। अगर इंडस्ट्री बंद हो गई तो ये क्लास भी खत्म हो जाएगी। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था यानी इंडस्ट्री का लगना, इंडस्ट्री का चलना, ये इंग्लैंड के अंदर कब स्टार्ट हुआ? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस में एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट में कब स्टार्ट हुआ? थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी में। तो अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यानी इंडस्ट्री के लगने की वजह से सोसाइटी में एक नया ग्रुप सामने आया। वो ग्रुप कौन सा था? वर्किंग क्लास के लोगों का और मिडिल क्लास का था। अब देखो, अभी तक क्या थे? या तो बहुत बड़ी ज़मीन के मालिक हुआ करते थे या उस पर खेती करने वाले किसान होते थे। लेकिन अब फैक्ट्री लगने की वजह से एक नई क्लास कौन सी आई? भाई फैक्ट्री में काम करने वाले भी तो चाहिए ना। तो फैक्ट्री में जो काम करने वाले थे उन्हें हम वर्किंग क्लास कहते हैं। इसमें छोटे इंजीनियर्स भी आ जाते हैं। वहीं दूसरा कौन सा ग्रुप था? मिडिल क्लास का था। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी इंडस्ट्री लगाने वाले, फिर बिजनेस करने वाले। अब इंडस्ट्री लगी तो उससे जुड़े हुए बिजनेस या वैसे भी और जो बिजनेस थे उसको करने वाले, और प्रोफेशनल्स हो गए जो बड़े बड़े इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, क्योंकि प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ब्रिजेस बन रहे थे, रोड्स बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उसके लिए सिविल इंजीनियर, मशीनें बन रही थी उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर। तो इन प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये दो ग्रुप हमारे सामने आए।
और ये जो ग्रुप था इनकी पॉपुलेशन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत छोटी थी टिल द 19th सेंचुरी। सीधी सी बात है, इंडस्ट्री पहले लगना कहाँ शुरू हुई थी? ये देखो, वेस्टर्न साइड में स्टार्ट हुई थी और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप वाले में तो अभी इतना इंडस्ट्री नहीं लग पाई थी। तो यही बात कही जा रही, 19th सेंचुरी तक इनकी जो पॉपुलेशन थी इस क्लास की, यानी वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास की, वो पॉपुलेशन कम थी। और ये एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे और लिबरल यानी आज़ादी चाहने वाले मिडिल क्लास के ही लोग थे जिन्होंने आइडिया दिया था किसका? नेशनल यूनिटी, यानी देश में एकता होनी चाहिए। फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, यानी ये जो हाई क्लास के लोगों को प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही है, ये भी खत्म होना चाहिए। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक में। अर्ली 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो आइडिया था नेशनल यूनिटी का, वो जुड़ा हुआ था किसके साथ? लिबरलिज्म के साथ। नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता, जितने लोग देश में रह रहे हैं वो मिलजुल कर रहे हैं, तो इसका जो आइडिया था वो लिबरलिज्म यानी आज़ादी से जुड़ा हुआ था। और सीधी सी बात है, अगर लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी उनका आज़ादी लेना, आज़ादी हासिल करना आसान होगा। तो ये दोनों जुड़ा हुआ था। अभी जो वर्ड है लिबरलिज्म, वो कैसे बना है, कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन भाषा का एक वर्ड है लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री, तो वहाँ से ये वर्ड बनाया गया, लिबर से लिबरलिज्म। तो इस वर्ड लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग सेंस में अगर हम देखें, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों के हिसाब से, तो इसका मतलब अलग था। तो जो न्यू मिडिल क्लास थी उनके लिए इस वर्ड लिबरलिज्म का मतलब क्या था? न्यू मिडिल क्लास कौन वाली थी? अभी हमने देखा था, जिसके अंदर आपका प्रोफेशनल्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए। तो इन लोगों के लिए इस वर्ड लिबरलिज्म यानी वैसे तो मतलब आज़ादी होता है, तो आज़ादी कैसी? तो इनके हिसाब से फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल यानी हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, और सब के लिए कानून बराबर होने चाहिए। ठीक है। पॉलिटिकली यानी राजनीति के हिसाब से देखें तो इस वर्ड लिबरलिज्म का क्या मतलब है, यानी राजनीति की फील्ड में आज़ादी क्या चाहिए? तो इसमें आज़ादी का मतलब होता है एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी जो सरकार बनेगी वो वोटिंग के जरिए, इलेक्शन के जरिए बनेगी। इसी को कहते हैं राजनीति की फील्ड में आज़ादी, यानी जनता आज़ाद हो, जिसे चाहे वो चूज कर सके, जिसे चाहे वो रूलर बना दे। यह आज़ादी लोगों को होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स में अगर और बात करें तो इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी इसका मकसद एक और भी था कि जो ऑटोक्रेसी है, यानी ऐसे राजा महाराजा जिनके पास अनलिमिटेड पावर है, कोई रोक टोक नहीं है, तो ये खत्म होना चाहिए। और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस है, यानी चर्च के जो पादरी वगैरह होते थे उनको स्पेशल फैसिलिटी मिलती थी, तो वो भी खत्म होना चाहिए। और इस वर्ड लिबरलिज्म से क्या चाहा जा रहा है? आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी देश के अंदर एक संविधान होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू पार्लियामेंट। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है? हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। इसमें होता क्या है कि हम लोग देखो क्या करते हैं, वोट देते हैं, सांसद बनाते हैं, वो सांसद लोग जाकर देश चलाते हैं, कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं, जहां डायरेक्ट जनता कोई कानून वगैरह नहीं बना रही है, पॉलिसी नहीं बना रही है, बल्कि कुछ लोगों को चूज करके वो पार्लियामेंट में भेजती है, वही लोग ये काम देखते हैं। तो यहां पर भी लिबरलिज्म से पॉलिटिक्स की फील्ड में यही चाहा जा रहा था कि देश में संविधान हो, कुछ नियम कानून हो और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो पार्लियामेंट में जाकर वर्क करे। येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब ये जो बात लिबरल लोग उठा रहे थे कि सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए, तो उनका हरगिज ये मतलब नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए। यानी वो बात तो ठीक है कर रहे थे कि हाँ सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी यूनिवर्सल सफरेज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब ये यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है? सफरेज वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार। और जनरली हम ये भी कह सकते हैं एंड टू गेट इलेक्टेड, लेकिन मेन डिफिनेशन नहीं है। अगर आप पूछा जाए तो बस इतना ही लिखना है कि राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार। तो ये जो लिबरल लोग थे जो डिमांड उठा रहे थे कि सबको के लिए बराबर कानून होना चाहिए, वो चाह रहे थे कि वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, उन्हीं पुरुषों को मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है। यानी वो पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या महिलाएं, सारी महिलाएं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होने चाहिए। ऐसा लिबरल लोगों का मानना था जो डिमांड उठा रहे थे कि हाँ सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। वो भी ये मानते थे कि हाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और वो पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सिर्फ जैकोबिन्स के रूल के टाइम सारे जो एडल्ट मेल थे उनको वोट देने का अधिकार मिला था, चाहे प्रॉपर्टी हो या ना हो, आप वोट दे सकते हो। लेकिन उसके टाइम में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और जो नेपोलियन कोड लगाया गया, यानी नेपोलियन के टाइम में क्या हुआ, वुमेन को
का स्टेटस कम कर दिया गया और उनको माइनर का स्टेटस दे दिया गया। अब माइनर्स क्या होते हैं? जो इनकी 18 साल से कम एज होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनको माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप नहीं बनवा सकते। जैसे कि पैन कार्ड है तो आपका डायरेक्ट पैन कार्ड नहीं बनेगा, माइनर वाला बनेगा। जैसे मैंने बनवाया था 18 साल से पहले, तो मेरा माइनर वाला बना था, यानी मेरे फादर के डॉक्यूमेंट उसमें लगाए गए थे, अटैच्ड बना था, तो इसे माइनर कहते हैं। तो वुमेन को अब उसकी एज कोई भी हो, उसको माइनर का स्टेटस दे दिया गया था। यानी अगर शादी नहीं हुई तो वो डिपेंड रहेगी किस पे? फादर पे। और अगर शादी हो गई तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहेगी। तो इससे प्रॉब्लम तो होनी थी। तो महिलाओं ने क्या किया कि अरे हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है। तो महिलाओं ने, और वो पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि उनसे तो वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। अब भाई लिबरलिज्म की आवाज़ उठा रहे हो, आज़ादी की बात कर रहे हो, बराबर कानून की बात कर रहे हो, तो ये कैसी बराबरी है कि महिलाओं को के हक की बात ही नहीं कर रहे हो? जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है ऐसे पुरुषों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। तो इन दोनों ने क्या किया? एक अपोजिशन मूवमेंट चला दी। ठीक है, हम तुम्हारे खिलाफ एक मूवमेंट चलाते हैं। किस लिए? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी हम मूवमेंट चलाएंगे, आंदोलन करेंगे ताकि हमें भी बराबर का अधिकार मिले, क्योंकि आप हमारे लिए तो आवाज़ उठा नहीं रहे हो, तो हमें ही खुद करना पड़ेगा। तो इस लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में देखें, यानी इकोनॉमी मतलब पैसे से मामले में अगर हम देखें, तो इस लिबरलिज्म वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी मार्केट आज़ाद होनी चाहिए। आज़ाद से क्या मतलब है? कि बहुत ज़्यादा सरकार नियम कानून ना बनाए, यानी मार्केट चलाना आसान हो जाए। एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो बहुत सारे कानून बनाए हैं सरकार ने, वो खत्म होने चाहिए। यानी सामान का और पैसे का मूवमेंट बहुत आसान हो जाए, ये चाहा जा रहा था। मतलब ये आज़ादी उनको मिल जानी चाहिए कि हाँ, हम बहुत आज़ादी से, बहुत आसानी से चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। और 19वीं सेंचुरी में ये एक बहुत स्ट्रांग डिमांड थी। किसकी डिमांड थी? अब खुद सोचो, कौन डिमांड उठा सकता है? जो गरीब किसान हैं उनसे क्या लेना देना, वो तो खेती कर रहे हैं, उनको मार्केट से क्या लेना देना। और जो बहुत बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है, वो भी डिमांड नहीं उठाएंगे। तो कौन डिमांड उठाएगा? यही जो मिडिल क्लास वाले लोग थे। मिडिल क्लास में कौन कौन आते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये लोग जो उभर के सामने आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियाँ लग रही थी, तो इनकी बहुत स्ट्रांग डिमांड थी, क्योंकि फैक्ट्री सामान बनाकर इन्हीं को बेचना है। तो ये चाह रहे थे मार्केट बिल्कुल आज़ाद हो, कोई रोक टोक ना हो, कुछ भी बेचो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जर्मन स्पीकिंग रीजन का, यानी जहां पर जर्मन भाषा बोली जाती है, वहां का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, प्रशासन बनाया था, उसके अंदर एक बात यह थी कि उसने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बना दिया था, यानी एक यूनियन, एक ग्रुप बना दिया था। और हर स्टेट की अपनी अलग करेंसी और हर स्टेट का अपना अलग नापने और तोलने का तरीका था। ठीक है, अब एक बंदा हैब्सबर्ग से चलता है और उसे जाकर न्यूरेमबर्ग में अपने सामान को बेचना है, तो रास्ते में उसको 11 कस्टम बैरियर्स मिलेंगे। कस्टम बैरियर्स क्या होते हैं? जहां पर उससे टैक्स वगैरह लिए जाते हैं, यानी एक रुकावट सी होती है, यहां पर आओगे और अपना टैक्स दोगे तभी आगे जा सकते हो। तो 11 जगह ऐसी उसको मिलती थी जहां पर उसको रुक के टैक्स देना पड़ता था। और कितना टैक्स देना पड़ता था? 5% ईच, यानी हर जगह पे 5% देना पड़ता था। यानी मान लो 100 रुपए का सामान लेके चला था, तो पहली जगह रुका, इसको 5% टैक्स देना पड़ा, यानी 5 रुपए यहाँ देगा, 5 यहाँ, इसी तरह से सब जगह 5-5 रुपए देगा। तो जो 100 रुपए का सामान लेके चला था, अब यहाँ पर इसको 155 हो गया। ठीक है, तो अगर बात करें तो इससे प्रॉब्लम क्या थी? तो भाई प्रॉब्लम तो होगी, एक तो टाइम लगेगा, हर जगह रुकना और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना कि हाँ इसका 5% निकालो, पैसा दो, इसमें टाइम लगेगा। और हाई कस्टम ड्यूटी, बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। अब देखो, कहने को तो 5% है, लेकिन 11 जगह वो रुका, तो 11 जगह 5% दिया, तो 100 रुपए का सामान जब बेचने पहुंचा तो वो 155 पहुंच गया। यानी उसने सोचा था मान लो 100 रुपए का सामान है, 150 में बेच देंगे, लेकिन अब उसकी कॉस्ट ही पड़ गई 155, तब उसे 200 रुपए से कम क्या बेचेगा। और ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इससे इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो ज़्यादा खरीदेंगे नहीं लोग, और ज़्यादा खरीदा और बेचा ना जाएगा तो इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम थी। अब लेंथ को मेज़र करने की एक यूनिट थी जिसका नाम था इली। ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लेंथ का था। जैसे अगर आज की बात करें तो 1 मीटर का मतलब, चाहे इंडिया में देख लो, अमेरिका में देख लो, चाइना में देख लो, 1 मीटर का जो लेंथ है वो सेम रहेगी सब जगह। लेकिन जो इली यूनिट थी, इसमें ऐसा नहीं था। अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग लेंथ की चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकफर्ट के अंदर एक इली का मतलब होता था 54.7 सेंटीमीटर, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में इसकी लेंथ कितनी थी? 65.6 सेंटीमीटर,
फ्रीबर्ग के अंदर 53.5 सेंटीमीटर। तो देख सकते हो एक इली की जो लेंथ है वो अलग अलग जगह पर अलग थी। तो अब ये जो अलग अलग जगह पर इतने टैक्स लिए जा रहे थे, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। तो उसका एक सोल्यूशन निकाला गया। सोल्यूशन क्या था? 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनाया गया, एक संगठन सा बनाया गया जिसका दूसरा नाम ज़ुल्वरिन भी था। और इसको बनाने वाला कौन था? प्रशा था। ठीक है, प्रशा ने इसको शुरुआत की कि एक यूनियन बनाया जाए, और बहुत सारे जो जर्मन स्टेट थे उन्होंने इस यूनियन को ज्वाइन किया। तो इसका मकसद क्या था इस यूनियन बनाने का? टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, यानी जो अलग अलग जगह रुक कर टैक्स देना पड़ता है उसको ख़त्म किया जाए, बहुत कम ही टैक्स देना पड़े, हर जगह रुक के टैक्स ना देना पड़े। तो एक तो ये मकसद था। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा करेंसी थी, हर जगह पर अपनी अलग करेंसी थी, उसको ख़त्म किया जाए, यानी कम से कम करेंसी का यूज़ किया जाए। जैसे पहले जो 30 करेंसी यूज़ होती थी उसको कम करके 2 करेंसी, यानी अब 2 ही करेंसी चलेगी। तो ये मकसद था इसका। ठीक है। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the time. अभी जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था इसने देशभक्ति की भावना को और ज़्यादा मजबूत कर दिया था। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद न करना, वो मैंने पॉइंट लिखाए हुए हैं, बस वही याद कर लेना। क्वेश्चन से तो बस यहाँ आइडिया ले सकते हो आप। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी वर क्लोजली, देखो ये लाइन मैंने बताई थी कि जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था वो किसके साथ जुड़ा था? लिबरलिज्म का। तो वही लाइन लिखी हुई है और बस को एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखो वही चीज़ है जो मैंने बताया था कि जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, पॉलिटिक्स की फील्ड में लिबरलिज्म का क्या मतलब था। ठीक है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो वही चीज़ें लिखनी है। अब दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये 15 वाला देख सकते हो। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं, समझाने वाला जो पॉइंट था मैंने बता दिया और उसी को ही सिर्फ याद रखना है। 16th वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो लिबरलिज्म का क्या मतलब था? तो वैसे तो आप कोई भी मीनिंग लिख सकते हो, लेकिन जनरल जो मीनिंग है जो न्यू मिडिल क्लास के लोगों के हिसाब से थी वो क्या था कि हर किसी के लिए आज़ादी हो और सबके लिए कानून बराबर हो। अब 17th क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो लिबरल नेशनलिज्म को कौन सी चीज़, कौन सा इनमें से जो पॉइंट है जो सही एक्सप्लेन कर रहा है? तो एम्फेसाइज ऑन सोशल जस्टिस, स्टेट प्लान, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, ये भी नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ठीक है, सी वाला ऑप्शन अभी हमने देखा था, यही तो लिबरलिज्म की जनरल डिफिनीशन थी। और ये देखिए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। 18th क्वेश्चन की बात करें तो इस ज़ुल्वरिन या जो कस्टम यूनियन बनाया गया था उसका एम क्या था, क्या मकसद था, क्यों बनाया गया था? तो ये भी मैंने बताया था, अभी दोनों पॉइंट डिस्कस किए थे। 19th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। अब जो नया मिडिल क्लास उभर कर सामने आ रहा था, कौन लोग थे मिडिल क्लास में? वही इंडस्ट्री वाले, बिजनेसमैन हो गए और प्रोफेशनल्स हो गए। तो इनकी क्या डिमांड थी? तो ये लोग क्या कर रहे थे, इनका तो सारा इसी पर डिपेंडेंट था कि फैक्ट्री वगैरह चले, बिजनेस चलेगा तभी हमारा काम चलेगा, यानी सारा कुछ जुड़ा हुआ था इनका मार्केट से। तो ये इनकी यही डिमांड थी, क्या? फ्रीडम ऑफ मार्केट और एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि यही इनकी डिमांड थी सबसे स्ट्रॉन्ग। अब 20th क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग इन द यूरोप। अब ये वही लाइन है जो भी हमने देखा था, लास्ट वाली लाइन, तो वहीं से ये पूछा गया है। तो यहाँ इकोनॉमिक की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक स्फीयर में जो सारी बातें अभी हमने देखी थी वही सारे पॉइंट आपको यहाँ लिख देने हैं। तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, वही वाले पॉइंट आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब ये वर्ड कंजर्वेटिज्म, इसका क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं। अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी एक राजनीतिक सोच है, एक राजनीतिक आइडिया है, दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन। जहाँ पर जो ट्रेडिशन है, यानी जो परंपरा है, कहते नहीं ये हमारी परंपरा चली आ रही है जिसको हम फॉलो करेंगे, तो अपनी परंपरा को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है? इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड हैं, अभी वर्किंग कंडीशन में है। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन यूरोप के अंदर चर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता था, क्योंकि बहुत सारे कानून चर्च से बनाए जाते थे जो कि देश में लागू किए जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी चर्च को पार्लियामेंट की तरह यूज़ किया जाता था। तो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था यूरोप के अंदर, तो इसको ये इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड कस्टम्स, कस्टम मतलब रिवाज, जो रस्म रिवाज है। तो एक ऐसी सोच जहाँ पर ट्रेडिशन को, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस को और जो कस्टम्स हैं उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसी को हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, यानी वो चाहते हैं कि बदलाव आए, ऐसा नहीं कि वो पहले की तरह पुराने रस्म रिवाज में ही लगे रहना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हाँ बदलाव आने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आने चाहिए। अब 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन को हरा दिया गया, और जब नेपोलियन हार गया तो 1815 में ही
जो यूरोप की बड़ी बड़ी पावर थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या हुई, एक जगह है वियना, वहाँ पर आके मिलते हैं कि भाई देखो अब नेपोलियन को हरा दिया, अब यूरोप का कुछ सेटलमेंट करते हैं, यानी यूरोप में बहुत हंगामा हो गया, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन वगैरह हो गया, अब थोड़ा शांति ले आते हैं, एक सेटलमेंट सा करते हैं। तो ये लोग आकर वियना में मिले। अब ये जो कांग्रेस था, कांग्रेस यानी सम्मेलन जो था, अब सम्मेलन क्या होता है, जब अलग अलग कंट्री के जो बड़े लीडर होते हैं वो जब मिलते हैं तो उसे हम सम्मेलन कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस, इसको होस्ट किसने किया था, वो ऑस्ट्रियन चांसलर था जो जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। इसने ही बुलाया था कि आइए आप लोग और मीटिंग करिए यहाँ पर और सेटलमेंट करिए। तो वो सारे कंट्री जो कांग्रेस में शामिल हुए थे उन्होंने एक समझौता किया, जिसे इंग्लिश में हम ट्रीटी कहते हैं। ट्रीटी का मतलब समझौता होता है। अब चूंकि वियना में हुआ था, 1815 में हुआ था, इसीलिए उसका नाम ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, यानी वियना के अंदर 1815 में जो समझौता हुआ था। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि समझौते में क्या क्या चीज़ें हुई थी। पहली चीज में ये की गई, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर, यानी नेपोलियन जब लड़ाई वगैरह कर रहा था, अलग अलग जगह पर कब्जा कर रहा था, तो उस समय यूरोप के अंदर बहुत सारे बदलाव उसने लाए थे। तो उन्हीं सारे बदलाव को अंडू कर दिया गया, यानी उन सारे बदलाव को खत्म कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये की गई कि जो बोर्बन डायनेस्टी थी पहले फ्रांस के अंदर रूल कर रही थी, लेकिन जब रेवोल्यूशन आया तो इस समझौते के अंदर ये भी बात आई कि अब इनको फिर से पावर में लाया जाएगा, फिर से बोर्बन डायनेस्टी अब फ्रांस में रूल करेगी। तीसरी चीज़, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और नेपोलियन के टाइम ने फ्रांस से जहां जहां जिस इलाकों पर कब्जा किया था वो उससे छीन लिए गए। अ सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन, और फ्रांस की बाउंड्री पे बहुत सारे देश बना दिए गए, अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए, ताकि फ्रांस और एक्सपैंड ना हो सके, यानी और बड़ा ना हो सके, दूसरी जगह पे फिर से कब्जा ना कर सके। तो ये सारी बातें थी इस ट्रीटी ऑफ वियना में, ये आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं। अब अगर हम बात कर लें कि मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस ट्रीटी, इस समझौते के पीछे मेन मकसद क्या था, तो मेन मकसद था टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। तो मेन मकसद इनका यही था कि नेपोलियन ने जो राजा महाराजा को हटा दिया है उसको फिर से पावर में लाया जाए। अब सोचने वाली बात है कि ये लोग काहे इतनी चिंता कर रहे हैं, भाई वहां पर राजा रूल करे, डेमोक्रेसी है, इनसे क्या लेना देना। तो इनसे लेना देना था, क्योंकि इन सब जगह पर, चाहे ब्रिटेन हो, रशिया हो और प्रशा हो, ऑस्ट्रिया हो, इन सब जगह पर मोनार्कीज थी, राजा महाराजा वाला सिस्टम था। तो इनको ये डर था कि फ्रांस में अभी राजाओं को हटाया गया है, अगर हमारे लोग भी जाग गए तो हमें भी हटा दिया जाएगा। इसी डर से कि फ्रांस में जो भी गड़बड़ हुई है उसको हम सही कर लेते हैं, फिर से राजा महाराजा को हम ले आते हैं रूल करने के लिए, ताकि सारी सिचुएशन सही हो जाए, वरना ये चीज़ हमारे यहाँ भी हो सकती है। तो इसीलिए इनका मेन इंटेंशन यही था, इसीलिए परेशान थे, इसीलिए समझौता हुआ था। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाते हैं, यानी जो पहले हिसाब से देश चल रहा था रेवोल्यूशन से पहले, तो रेवोल्यूशन क्यों आया था, कुछ कमियां रही होंगी, कुछ गड़बड़ी रही होगी, तो हम उसको सुधारते हैं, लेकिन वही कंजर्वेटिव वाला ही सिस्टम रहेगा, पुराना ही तरीका रहेगा, बस उसमें कुछ ऐसे सुधार कर लेंगे जो थोड़ा सा लोगों को आसान रहे। अब कौन कौन से देश को कहाँ पर लगाया गया, फ्रांस के नॉर्थ साइड में अगर हम देखें तो नीदरलैंड को लगा दिया गया, और उस टाइम नीदरलैंड के अंदर बेल्जियम का हिस्सा भी आता था कि भाई देखो ऊपर ये फ्रांस एक्सपैंड ना करने पाए। नीचे साइड में देखें तो पाइडमेंट इन द साउथ, यानी इटली का हिस्सा था एक, जिसे हम पाइडमेंट कहते हैं, वहां पर जिनोवा का लगा दिया गया कि भाई नीचे साइड से देखो एक्सपैंड ना करने पाए। और प्रशा को नई टेरिटरीज यानी नए इलाके दे दिए गए उसके वेस्टर्न साइड में, क्योंकि प्रशा इधर वेस्ट साइड में इधर पड़ता है फ्रांस के ईस्ट साइड में, तो इसको यानी ये प्रशा है तो प्रशा के वेस्ट साइड में इसको यहाँ पर टेरिटरीज दे दी गई। ईस्ट साइड में रशिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, और प्रशा को पोर्शन ऑफ सैक्सोनी यहाँ पर इस रीजन में था, तो वहाँ पर प्रशा को वो हिस्सा दे दिया गया। इटली के नॉर्थ साइड में ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, इटली का नॉर्थ वाला हिस्सा, कि तुम यहाँ पर बैठो और देखो फ्रांस एक्सपैंड ना करने पाए। तो बहुत सारे बदलाव लाए, लेकिन जो कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यानी 39 स्टेट का जो ग्रुप फ्रांस ने, वो नेपोलियन ने बनाया था, उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, यानी उसको बिल्कुल बदला नहीं गया। अब सवाल उठता है क्यों नहीं बदला गया, ये तो सारे जितने चेंजेस आए थे उसको वापस कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। तो इससे इनका फ़ायदा था, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग करेंसी थी, हर जगह टैक्स लग रहा था, तो इससे तो इनको फ़ायदा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा टैक्स आएगा, इसीलिए इसको बिल्कुल नहीं इन्होंने टच किया कि जैसे है रहने दो, पैसा ही आएगा। अब जो कंजर्वेटिव रिजीम थी, जिसको फिर से पावर में लाया गया था, पुरानी सोच वाले जो थे, राजा महाराजा वाले सिस्टम में बिलीव करने वाले जो लोग थे, उनको जब लाया गया तो उन्होंने कहा भैया एक बार गड़बड़ हो गई है, हमको रेवोल्यूशन ला के हटा दिया गया, अब हम सावधान रहेंगे, तो कुछ काम ऐसे हमको करने पड़ेंगे उसके लिए जिससे रेवोल्यूशन स्प्रेड ना हो पाए। अब स्प्रेड कैसे होता है,
न्यूज़पेपर हो गया, म्यूजिक हो गई, इसके जरिए आइडिया को फैलाया जाता है। रेवोल्यूशन ऐसे ही तो फैलता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इम्पोज सेंसरशिप लॉ। सेंसरशिप का क्या मतलब है, टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर में क्या चीज़ छापा जाएगा, क्या चीज़ बताया जाएगा, बुक्स में क्या छपेगा, प्लेज में क्या दिखाया जाएगा, सॉन्ग्स में क्या गाया जाएगा, इस पे सरकार नज़र रखेगी। यानी सरकार, गवर्नमेंट का एक बंदा होगा जो देखेगा कि हाँ न्यूज़पेपर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे खिलाफ कुछ बोला जा रहा हो, कोई रेवोल्यूशन की बात की जा रही हो। तो इसी को कहते हैं सेंसरशिप। यानी पहले जांच की जाएगी, उसके बाद कोई चीज़ छपेगी या कोई प्ले वगैरह होगा या कोई सॉन्ग गाया जाएगा। अब सेंसरशिप लॉ क्यों लगाया था, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका था सरकार की आलोचना करने का, राजा महाराजा की बुराई करने का एक अच्छा तरीका था। न्यूज़पेपर में छाप दो कि अरे ये देखो राजा ये गड़बड़ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों तक बहुत कम टाइम में बात पहुंच जाती थी। और ये जो कंजर्वेटिव रिजीम थी, ये जो राजा महाराजा थे, वो इस बार नहीं चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो। तो इसीलिए इन्होंने ये सेंसरशिप लॉ लगाए, क्योंकि दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, यानी वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी आलोचना करे, बुराई करे। एंड डिसेंट, डिसेंट मतलब असहमति, यानी हम आपसे एग्री नहीं करते, सहमत नहीं होते। तो वो नहीं चाह रहे थे कि कोई हमारी बात से एग्री ना करे, सब कहें कि हाँ भैया आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। एंड सॉट टू कर्ब द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और अगर कोई हमारी इस गवर्नमेंट की, यानी हमारे इस राजा महाराजा वाले सिस्टम की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन करेगा, सवाल उठाएगा, कह रहे ये वैलिड नहीं है, ये तो फर्जी सरकार है, ऐसी कोई बात करेगा, तो उसको हम दबाएंगे। अब दबाने का ही तरीका था कि ये आइडिया जो फैला रहे हैं जिस रास्ते से, उसी को बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए ये सेंसरशिप लॉ लगाए गए। तो इसका रीज़न यही होगा जो मैंने अभी लाइन बताई। तो इससे रेवोल्यूशनरीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि भाई अपने आइडिया को कैसे फैलाएंगे, रेवोल्यूशन तो आ ही नहीं पाएगा जब तक लोग नहीं जागेंगे। और लोग को जगाएं किस तरह से, अब एक एक आदमी से तो मिलकर कह नहीं सकते कि भाई रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करो। तो एक जो मेजर इशू, सबसे बड़ा इशू उठाया गया था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, वो ये था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की आज़ादी हो। क्योंकि जान रहे थे कि जब तक हमें प्रेस में आज़ादी नहीं मिलेगी, हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हमारा आइडिया नहीं फैलेगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 21, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। तो मैंने बताया कि मेन एम क्या था, कि जो बहुत सारे बदलाव आए थे उनको अंडू करना, ठीक है, वापस उनकी स्टेट में जैसे पहले था वैसे कर देना। वाई डिड मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव रिजीम इम्पोज सेंसरशिप लॉ। अब देखो वही चीज़ आ गया, सेंसरशिप लॉ क्यों लगाया गया था। तो वहाँ से वो पॉइंट भी लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर नया है कि प्रिंटेड मटेरियल एसोसिएटेड एंड रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि जो प्रिंटेड मटेरियल थे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, उसके जरिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया को फैलाया जा रहा था। तो वो नहीं चाह रहे थे कि आइडिया फैले, इसीलिए उन्होंने कानून बनाया। और उनकी कोई आलोचना करे, डिसेंट करे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो मैंने लास्ट वाले बता ही दिए हैं। व्हाट वाज द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। तो सबसे बड़ा जो इशू था जो लिबरल नेशनलिस्ट उठा रहे थे वो क्या था, वही फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की आज़ादी हो, मीडिया में हम न्यूज़पेपर वगैरह में हम जो चाहे वो छाप सकें। अब ये 24 वाला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का 2017 में आया हुआ है। हु होस्टेड वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस को होस्ट करने वाला कौन था, यानी कौन उसकी एक तरह से मेज़बानी कर रहा था। तो वो कौन था, ड्यूक मेटरनिक था, ऑस्ट्रियन चांसलर था। एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट आउट बाय द वियना ट्रीटी। तो आपको वही बताना है कि वियना ट्रीटी में क्या था। तो वही सारे पॉइंट है, आप देख लेना जो मैंने एक्सप्लेन किए थे वियना ट्रीटी के अंदर, वही पॉइंट आप लिख देना, यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, वही वाले पॉइंट काफी है। अब अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, 2.4 द रेवोल्यूशनरीज आफ्टर 1815। 1815 के बाद क्या हुआ। तो 1815 में क्या हुआ था, वियना ट्रीटी हुई थी, फिर से राजा महाराजा को वापस लाया गया था रूल करने के लिए। तो इस वजह से फियर ऑफ रिप्रेशन, यानी इस डर से कि हमारे ऊपर जुल्म किया जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा, हमें दबाया जाएगा, जो लिबरल नेशनलिस्ट है वो अंडरग्राउंड हो गए, यानी छुप गए। और छुप कर ऐसा नहीं हुआ कि सो गए, बल्कि उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, ताकि जो रेवोल्यूशनरी है उनको हम छुप कर ट्रेनिंग दे सकें और अपने आइडिया को चुपके चुपके अंदर ही अंदर स्प्रेड कर सकें। और उस टाइम यानी 1815 की हम बात करें तो उस टाइम रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये था कि आप अपोज करोगे मोनार्किकल फॉर्म, यानी इस राजा महाराजा वाले सिस्टम को आप अपोज करोगे, उसके खिलाफ आप खड़े होगे, तभी आप कहा जाएगा कि हाँ आप एक रेवोल्यूशनरी हो और आप लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए लड़ोगे। अब देखो ये दोनों वर्ड का मतलब वैसे तो हम आज़ादी बोल देते हैं, लेकिन लिबर्टी थोड़ा सा एक पॉलिटिकल वर्ड है, राजनीति की फील्ड में यूज़ होता है, और फ्रीडम एक जनरल वर्ड है, दोनों का मतलब आज़ादी ही होता है जनरली। लिबर्टी का अगर सही मतलब देखें तो स्वतंत्रता होती है और फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है, ठीक है, दोनों एक ही जैसा वर्ड है, यानी आज़ादी के लिए लड़ना, यही रेवोल्यूशन उस टाइम था। और क्या चीज़ थी रेवोल्यूशन में, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दियर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी आज़ादी लेने का मतलब ये था कि हम आज़ादी लेने के बाद नेशन स्टेट्स बनाएंगे, ये सारे पर्पस थे रेवोल्यूशनरी के। अब एक ऐसा ही रेवोल्यूशनरी था गिस्पी मैजनी, ये इटली का रेवोल्यूशनरी था, जिनोवा के अंदर ये पैदा होता है 1807 में और मेंबर बनता है किसका, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनराई का।
इसे एग्जाइल में भेज दिया जाता है 1831 में, यानी देश से निकाल दिया जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या किया था उसने? अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, लिगुरिया के अंदर ये क्रांति लाना चाह रहा था और ये पकड़ गया और इसको देश से बाहर निकाल दिया गया सजा के तौर पर। इसने यंग इटली मार्सेलीज के अंदर फॉर्म की, एक सोसाइटी थी, और यंग यूरोप बर्न के अंदर फॉर्म की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है यंग इटली किसने फॉर्म की थी, यंग यूरोप किसने फॉर्म की थी, कहाँ फॉर्म की थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लेना। तो ये दोनों को फाउंड करने वाला, इसको बनाने वाला गिज़ेपी मैज़नी ही था। ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, और उसका मानना यह था कि जो नेशंस है ना, उसको गॉड नहीं बनाया है, यानी अलग अलग हिस्सों में लोगों को जो देश में बांटा है वो गॉड की तरफ से ही है, और हम अपने से बाउंड्री चेंज वगैरह नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते जो गॉड ने पहले से ही नेशन बनाए हैं उसको हम कई टुकड़े में कर दें, या अलग अलग कई नेशन को मिलाकर एक नेशन बना ले, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जो पहले से ही नेशन बनाए हैं गॉड ने, बस वैसे ही रहने चाहिए। और ये चाहता था कि इटली जो अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ है, क्योंकि गॉड ने इटली को एक यूनिट की तरह बनाया हुआ है, इसलिए उसको क्या करने की जरूरत है? फोर्ज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, उसको एक देश बनाने की जरूरत है। जो अलग अलग हिस्से हैं इटली के, उसको जोड़कर एक देश इटली बनना चाहिए, ये इसका मानना था। मैटरनिक डिस्क्राइब करता है इसके बारे में, कहता है एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी हमने समाज में जो ऑर्डर बनाया है, बड़े लोग छोटे लोग इस तरह से सोसाइटी को जो डिवाइड किया है, इसका सबसे खतरनाक दुश्मन यही है, क्योंकि ये तो इस सारे सिस्टम को ख़त्म करना चाहता है, ये डेमोक्रेसी लाना चाहता है, और डेमोक्रेसी आ गई तो सारे ही नागरिक एक बराबर हो जाएंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अ रेवोल्यूशनरी ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815, यानी 1815 के बाद रेवोल्यूशनरीज का मेन एम क्या था? देखिए यहाँ पर लिबरल रेवोल्यूशनरीज की बात नहीं की जा रही है, जनरल रेवोल्यूशनरीज लिखी जा रही है, क्योंकि लिबरल रेवोल्यूशनरीज का क्या था मकसद? कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। यहाँ सिंपल रेवोल्यूशनरीज की बात की जा रही है 1815 के बाद। तो इनका यही था कि टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस राजा महाराजा वाले सिस्टम को अपोज करेंगे, इसके खिलाफ हम रहेंगे। अब देखो 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, यंग इटली वॉज फाउंड बाय, किसने फॉर्म किया था? गिज़ेपी मैज़नी। अब हो सकता है इस बार ऐसा आ जाए कि यंग यूरोप किसने फॉर्म की थी, तो वो भी किसने की थी? गिज़ेपी मैज़नी ने। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848, यानी 1830 से लेके 1848 पूरा रेवोल्यूशंस का टाइम था। अभी हमने देखा था कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई और वहाँ लगा कि मामला अब सेटल हो गया है, फिर से राजा महाराजा वाला सिस्टम ला दिया गया है, मोनार्की सिस्टम आ चुका है, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ये भी हमने देखा कि अंदर अंदर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई और अंदर ही अंदर रेवोल्यूशंस चल रहे थे। और ठीक 15 साल के बाद जुलाई 1830 में क्या हुआ? पहला विद्रोह शुरू होता है, फर्स्ट अपहेवल, और कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। और इसमें होता क्या है, जो बोर्बन किंग्स थे उनको फिर से हटा दिया गया रहता है। देखो पहले क्या था, बोर्बन किंग अपना रूल कर रहे थे, फिर नेपोलियन आ गया, नेपोलियन ने इनको हटा दिया। उसके बाद 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना होती है, तो फिर से बोर्बन किंग्स आ जाते हैं, बोर्बन डायनेस्टी का फिर से रूल हो जाता है, और फिर से 1830 में ठीक 15 साल के बाद फिर से इनको हटा दिया जाता है। और अब की क्या आता है, और हटाने वाला कौन था? लिबरल रेवोल्यूशनरी, ये जो क्रांति ला रहे थे रेवोल्यूशन, वही हटाते हैं। और अब इनको हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, यानी देश को रूल करने वाला राजा ही रहेगा, लेकिन अब ऑटोक्रेटिक मोनार्की नहीं होगी, यानी राजा के पास अनलिमिटेड पावर नहीं रहेगी, यानी राजा जो चाहे वो नहीं कर सकता है, जो कानून बनाना चाहे वो नहीं बना सकता है। अब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अब देश कुछ नियम कानून से चलेगा, उस नियम कानून के हिसाब से राजा को भी चलना पड़ेगा। तो अब देश में हेड किसको बनाया गया? लुइस फिलिपी को, कि आपको अब देश चलाना है। तो पहली चीज़ तो फ्रांस में हुई 1830 में, और उसके बाद बेल्जियम, जो भी हमने देखा था नीदरलैंड का हिस्सा था, अब बेल्जियम क्या हुआ? नीदरलैंड से अलग होकर अपना एक अलग देश बन गया। ठीक है, पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड हुआ करता था, जिसमें बेल्जियम भी था, लेकिन अब बेल्जियम अलग हो गया। और मेटरनिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी फ्रांस के अंदर होता है तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across the Europe was the Greek War of Independence. एक ऐसा इवेंट जिसने जो एजुकेटेड इलाइट थे, यानी पढ़े लिखे यूरोप के जो लोग थे, उनके अंदर एक तरह से नेशनल फीलिंग, देशभक्ति की फीलिंग को बढ़ाने का काम जिस इवेंट ने किया था, वो कौन सा इवेंट था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है इसकी कहानी, देखते हैं। ग्रीस जो है, जो कंट्री है, वो ओटमन एम्पायर का हिस्सा था, बहुत बड़ी ओटमन एम्पायर थी, और कब से था? 15th सेंचुरी से। और आखिरकार ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 में,
और ग्रीस को आज़ादी मिल जाती है, एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक अलग से देश बना दिया जाता है कि ठीक है अब आप अलग हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन 27, किसने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो देखो यही वाला स्टेटमेंट है, किसने कहा था, मैटरनिक ने कहा था। 2016 में 1 मार्क्स से पूछा था और 2020 में फिर से वही क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पर थोड़ा एमसीक्यू के फॉर्म में दे दिया है, स्टेटमेंट वही लिख दिया है और पूछा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, मैटरनिक ने कहा था। 29 क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन सी ट्रीटी थी जो कि 1832 में हुई थी जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया था। तो उस ट्रीटी का नाम था, उस समझौते का नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। ठीक है, वो कौन सा इवेंट था जिसने देशभक्ति की भावना को बढ़ाया था, जो पढ़े लिखे लोग थे यूरोप के, तो वो कौन सी थी। देखो यहाँ पर डेट भी दे दी, यानी 1830 से 1848 के बीच की बात की जा रही है। तो वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसके डिटेल के बारे में पूछा गया है। तो वहाँ मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया था, इसीलिए मैंने देखो यहाँ लर्न लिख दिया है। आप पेंसिल से अपनी बुक में भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 31 को यहाँ से याद कर लेना, क्योंकि टॉपिक में मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15th सेंचुरी से। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप के अंदर जब थोड़ा देशभक्ति की भावना उभर रही थी, यानी ऐसी देशभक्ति जो रेवोल्यूशन के साथ, क्रांति के साथ जुड़ी हुई थी, तो इन ग्रीस के अंदर भी एक चिंगारी सी उठ गई कि भाई अब हमको भी आज़ादी लेनी है। तो ये शुरुआत कब हुई थी कि हमको अब आज़ाद होकर रहना है, वो 1821 के अंदर। तो 1821 में तो स्टार्ट हो गई कि भैया अब हमको किसी भी तरह करके एक अलग देश अपना लेना है। अब जो नेशनलिस्ट लोग थे ग्रीस के अंदर, उनको बाहर से भी सपोर्ट मिला, यानी ग्रीस के वो लोग जो बाहर दूसरी जगह रह रहे थे, दूसरे देश में, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। और बहुत से वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज भी थे, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, यानी वो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जिनको एक तरह से सहानुभूति थी, जो थोड़ा सा अच्छे समझते थे ग्रीक कल्चर को कि हाँ भाई ग्रीक कल्चर को बचाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। पोएट्स जो आर्टिस्ट थे, लॉर्डेड ग्रीस, यानी लॉर्डेड मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो ग्रीस की वो तारीफ करते थे। तारीफ में क्या कहते थे, एज अ कार्डिल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। कार्डिल कहते हैं पालने वाला, यानी यूरोप की जो सभ्यता है उसको ग्रीक लोगों ने पाला है। ग्रीक मैथोलॉजी बहुत फेमस है, नाम सुना होगा आपने। तो कहा यूरोप की जो सभ्यता है, यानी यूरोप को जिस वजह से पहचाना जाता है, तो वो पहचान बनाने में ग्रीस का बहुत बड़ा रोल था, इसी ने पाला है। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट इज स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। तो जो ऑटोमन एम्पायर थी वो एक मुस्लिम एम्पायर थी, तो कहा इसके खिलाफ लोगों को खड़ा किया गया इस पोएट और आर्टिस्ट के जरिए। अब एक इंग्लिश पोएट है, इसका नाम लॉर्ड बैरन है। इसने तो बाकायदा फंड्स वगैरह इकट्ठा किए, पैसे इकट्ठा किए, और बाद में खुद लड़ने के लिए गया, वॉर में गया, और फीवर की वजह से वो 1824 में उसकी डेथ हो जाती है। और आखिरकार ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है, समझौता होता है 1832 में, और वहां पर ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाता है। ठीक है, अब ग्रीस आज़ाद है। अब बात करते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर ने बहुत बड़ा रोल निभाया था नेशन के आइडिया को बनाने में। देखो कोई देश किस वजह से पहचाना जाता है, अपने कल्चर की वजह से, अपनी संस्कृति की वजह से। तो संस्कृति का बहुत बड़ा रोल था कि देश कैसा हो, कितना बड़ा देश बनाया जाए, कैसे पहचाना जाएगा, वो सारा काम सबसे बड़ा रोल किसका था, कल्चर का था। अब कल्चर में क्या चीज़ आ जाती है, जैसे आर्ट हो गया, पोएट्री हो गया, स्टोरीज हो गया, म्यूजिक हो गया। इसने मदद की एक नेशनलिस्ट फीलिंग, यानी देशभक्ति की, देश के बारे में जो फीलिंग है उसको एक रूप दिया इस कल्चर ने। रोमांटिसिज्म क्या है, ये एक कल्चरल मूवमेंट है जिसका मकसद ये है कि एक खास तरीके की नेशनलिस्ट फीलिंग यानी देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर पैदा की जाए। अब जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, यानी इस रोमांटिसिज्म वाले आइडिया को बिलीव करने वाले, तो रोमांटिक आर्टिस्ट हो गए, पोएट्स हो गए, ये लोग क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। यानी देखो वो टाइम ऐसा था जब साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, और साइंस में क्या होता है, हर चीज़ का रीज़न पूछा जाता है, प्रूफ कि ये कैसे है, इसका प्रूफ दो, साबित करो। तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट्स थे, तो जनरली जो आर्टिस्ट होते हैं, पोएट होते हैं, वो इतना साइंस से नहीं जुड़े होते। जैसे फ्रेडरिक सोरू ने पेंटिंग जो बनाई थी, उसमें अगर हम देखें तो साइंस तो गॉड में ही बिलीव नहीं करता, लेकिन उसने क्या किया था, जीसस क्राइस्ट को दिखाया था और लिबर्टी की स्टैचू बना दिया था, जबकि लिबर्टी का तो कोई रूप नहीं है। तो आर्टिस्ट लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे कि इतना साइंस को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो नहीं, इतना नहीं करना चाहिए। और इन लोग का जो फोकस था वो किस बात पे था,
इमोशंस यानी भावनाओं को समझो, इमोशनल चीज़ों पे बात करो। इंट्यूशन यानी वो चीज़ें जो बहुत सिंपली हमको समझ में आ जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली चीज़ ना हो। और मिथिकल फीलिंग यानी जो रहस्यमयी फीलिंग है, इन चीज़ों पर इन रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट का फोकस रहता था। वो साइंस वगैरह को इतना पसंद नहीं करते थे। और इन्हीं रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट का ये कोशिश थी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। हेरिटेज मतलब होता है विरासत, यानी विरासत में जो चीज़ें हमको मिली हैं उसको अगर हम बचाएंगे तो वो चीज़ें हमको जोड़ने में काम करेगी, हमारे अंदर एकता की भावना पैदा करेगी। जैसे हमारा जो कॉमन कल्चरल पास्ट है, यानी जो हमारी पुरानी संस्कृति चली आ रही है, वो एज द बेसिस ऑफ नेशन, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हमें विरासत में चीज़ें मिली हैं, जो हमारा कल्चर है, ये चीज़ें हमें देश को बनाने में मदद करेगा, क्योंकि हर देश अपने कल्चर की वजह से पहचाना जाता है। तो अगर हम कल्चर को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा ये हमारा नेशन वाला, देश वाला आइडिया है वो मजबूत होगा और उसको एक रूप मिलेगा। रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर, तो एक जर्मन फिलोसफर था जिसका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। उसने ये क्लेम किया था, दावा किया था कि जो सही में जर्मन कल्चर है ना, जर्मन की जो संस्कृति है, वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आम लोगों में मिलेगी, कॉमन पीपल। इट वॉज थ्रू फोक डांस। फोक डांस क्या होता है? जो ट्रेडिशनल यानी हमेशा से एक परंपरा चली आ रही होती है जो गाने की, वो। इसी तरह आपका फोक पोएट्रीज हो गई, फोक डांसेस यानी वो डांस जो बहुत ज़माने से लोग करते आ रहे हैं किसी एरिया में, वो फोक डांस कहलाता है। तो इन्हीं सॉन्ग, पोएट्री, डांसेस के जरिए क्या हुआ है? द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज। तो इन्हीं डांस, सॉन्ग, पोएट्री के जरिए जो सही नेशन की आत्मा है वो मशहूर हो पाई है। सो कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर, इसीलिए ये जो फोक कल्चर है, फोक कल्चर में क्या है? फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनका कलेक्शन और इनको रिकॉर्ड करना ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी अगर हम चाहते हैं कि देश बनाए, हम एक नेशन का निर्माण करें, कंस्ट्रक्शन करें, बिल्डिंग करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा कल्चर है उसको हम कलेक्ट करें, ढूंढें जो हमारी संस्कृति की वाली चीज़ें हैं और उसको हम रिकॉर्ड करें, तभी हम नेशन को बिल्ड कर पाएंगे। अब एक कहानी हम पढ़ते हैं पोलैंड की। अब पोलैंड का क्या हो गया था? पार्टीशन हो गया था, बंटवारा कर दिया गया था। किसने किया था? रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने, ठीक है। लेकिन जो नेशनल फीलिंग थी, जो देश के लिए उनकी भावना थी, वो अभी भी जिंदा थी। किसके जरिए? म्यूजिक के जरिए और लैंग्वेज के जरिए। यानी पोलैंड का बंटवारा तो कर दिया था, लेकिन किसी भी हिस्से में पोलैंड के चले जाओ जो टुकड़े हुए थे, वहाँ पर वो एक ही जैसा म्यूजिक पसंद करते थे और एक ही लैंग्वेज थी उनकी। तो लैंग्वेज और म्यूजिक के जरिए अभी भी वो लोग जुड़े थे एक तरह से। एक बंदा है कैरोल कुरपिंस्की, ये तो सेलिब्रेट करता था नेशनल स्ट्रगल, यानी देश के लिए जो स्ट्रगल है, कोशिश है, इसको सेलिब्रेट करता था। कैसे सेलिब्रेट करता था? थ्रू हिज ओपराज। ओपराज में क्या होता है? सॉन्ग वगैरह गाए जाते हैं और एक ड्रामा जैसे चलता रहता है। तो ओपरा के जरिए, म्यूजिक के जरिए ये सेलिब्रेट करता था। टर्निंग फोक डांस लाइक पोलोनाइज एंड मजरूका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। तो ये जो डांसेज हैं, जैसे पोलोनाइज हो गया, मजूरका हो गया, ये एक नेशनलिस्ट सिंबल की तरह यूज होने लगा। यानी जब इस तरह के जो डांसेज किए जाते थे तो लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा हो जाती थी। तो इसीलिए इन डांसेस को बार बार किया जाता था ताकि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगी रहे। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। यानी देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए, डेवलप करने के लिए लैंग्वेज का क्या रोल रहा है। जब रशिया ने कब्जा किया, यानी पोलैंड पे जब कब्जा किया, तो जो पॉलिश लैंग्वेज थी, जो पोलैंड के लोग बोलते थे, उनको हटा दिया गया स्कूल से, और जो रशियन लैंग्वेज थी उसको हर जगह लागू कर दिया कि अब कोई भी काम हो वो रशियन लैंग्वेज में ही होगा। तो बहुत सारे जो मेंबर ऑफ क्लर्गी थे, यानी जो बहुत सारे पादरी थे पोलैंड के अंदर जो चर्च में रहते हैं, वो लैंग्वेज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। यानी हम रशियन के खिलाफ खड़े होने का उनका तरीका, रशियन से मुकाबला करने का तरीका ये था कि हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? चर्च में जो गैदरिंग होती थी, यानी चर्च में लोग इकट्ठा हो रहे हैं या कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये लोग, जो चर्च के पादरी वगैरह होते थे, ये पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे। जबकि पॉलिश लैंग्वेज मना थी, लेकिन फिर भी इसको यूज़ करते थे। तो भाई गैर कानूनी था उनके हिसाब से, तो रशियन के हिसाब से तो सज़ा तो मिलनी थी। इसीलिए बहुत सारे जो प्रीस्ट थे या बिशप्स थे उनको जेल में डाल दिया, या बहुत से लोगों को, बहुत से प्रीस्ट या बिशप्स को साइबेरिया भेज दिया गया पनिशमेंट की तरह कि भाई आपने क्यों रिफ्यूज़ किया रशियन में, यानी अपनी जो पूजा थी उसको रशियन लैंग्वेज में क्यों नहीं किया, आपने पॉलिश लैंग्वेज यूज़ की, इसलिए आपको सज़ा दी जा रही है। तो उस टाइम जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको देखा जा सकता था एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यानी रशियन के खिलाफ मुकाबला करने के लिए एक पॉलिश लैंग्वेज को एक हथियार की तरह देखा जा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। यहाँ पर हमको पूछा है रोल ऑफ रोमांटिज्म इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग।
तो हमसे रोमांटिसिज्म में के बारे में पूछा है, तो रोमांटिसिज्म के बारे में जब आपसे पूछे तो आपको लिखना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं फर्स्ट पॉइंट छोड़ के। अगर 5 मार्क्स में आता है, 3 में आता है तो आप कुछ कम भी कर सकते हो, 2, 3, 4 ही सिर्फ लिख सकते हो, या 2 से 5 तक लिख सकते हो। तो यहां से ये वाले पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, उस पॉइंट को जो मैंने समझाया वही याद कर लोगे, तो यहां पर लिख देना। अब देखो अगला क्वेश्चन आया है, यहां पर कल्चर के बारे में पूछा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर भी देखो कल्चर के बारे में पूछा है, और 2016 में पूछा गया था और ये 2015 के अंदर पूछा गया था। तो आप पूरा पॉइंट लिखोगे, यानी पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 6 तक, अगर 5 मार्क्स में आता है। और अगर 3 मार्क्स में आता है तो इसमें से 1, 2, 3 पॉइंट कम कर सकते हो। बाकी याद ये 6 पॉइंट कर लोगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर लोगे, चाहे आपको कल्चर से पूछे, रोमांटिसिज्म से पूछे, 3 मार्क्स से पूछे, 5 मार्क्स से पूछे, सारे ही कर लोगे। अब टॉपिक 3.2 पे हम बढ़ते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। द 1830 का मतलब है कि 1830 से लेकर 1839 तक का जो टाइम था वो क्या था, ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यानी इकोनॉमिक के हिसाब से देखें, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था यूरोप में। क्यों मुश्किल था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि क्यों ऐसा था। तो पहली बात, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी पूरे यूरोप में, इसलिए एक प्रॉब्लम तो ये हो गई थी। और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये हाल था कि जॉब लेने वाले ज़्यादा थे और नौकरी कम थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, यानी गांव देहात के एरिया से लोग माइग्रेट करके शहर में आ गए। अब शहर में आ गए तो रहने के ठिकाना नहीं था, तो झोपड़ियों में रहने लगे, और झोपड़ियों में इतने ज़्यादा लोग आ गए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, ओवर क्राउड हो गया। अब जो छोटे प्रोड्यूसर थे, यानी छोटी छोटी फैक्ट्री जो चलाने वाले थे टाउन्स के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। क्यों मुश्किल आई, क्योंकि उनके सामने बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन, बहुत कड़ा कंपटीशन आ गया था। कंपटीशन किससे था, मशीन से सामान बनकर इंग्लैंड से आ रहा था। अब मशीन का सामान क्या था, वो सस्ता था। अब ये बेचारे अपना हाथ वगैरह से बना रहे थे, उतने कम रेट पे ये नहीं दे पा रहे थे, तो एक बड़ा कंपटीशन था। और मशीन से कोई चीज़ बनती है तो बहुत ज़्यादा परफेक्टली बनती है। तो एक मुश्किल ये थी कि इनके सामान भी इतना नहीं बिक रहे थे। सब चाह रहे थे कि सस्ते में हम इंग्लैंड वाला ही सामान लें, वो अच्छा भी है, सस्ता भी है। और यूरोप के वो इलाके जहाँ पर अभी भी जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पावर में थी, यानी हाई क्लास के लोग अभी भी पावरफुल थे यूरोप के जिन हिस्सों में, वहाँ पर जो पीजेंट्स थे, किसान वगैरह थे, वो दबे हुए थे फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस के अंदर। यानी इसके बारे में हम बात ही कर चुके हैं कि किसानों को सर्फ बनाया जाता था, बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स लिया जाता था। तो बेचारे जो किसान थे वो इसी कर्ज वगैरह के अंदर दबे हुए थे। और ऑब्लिगेशंस, यानी एक तरह से उन्होंने वादा किया था कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, तो वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो इसी में बेचारे परेशान थे। यानी सिंपल समझ लो कि बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह में, मुसीबत में ये दबे हुए थे। और क्या हुआ, फूड के जो प्राइसेस थे, दाम थे, वो बढ़ गए। और एक साल ऐसा हुआ कि फसल भी खराब हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड कंट्री। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कंगाली, यानी खाने के दाम बढ़ गए और फसल एक साल खराब हो गई, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कंगाली फैल गई, यानी किसी के पास खाने तक का पैसा नहीं थे, कुछ था ही नहीं खाने के लिए। तो ये सारी मुश्किलें आई थी। अब 1845 की एक बात हम जान लेते हैं, पूरा स्टेटमेंट नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि 1845 में क्या हुआ था, साइलिसिया में जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले, उन्होंने रिवॉल्ट किया, विद्रोह शुरू कर दिया कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार थे, उनके खिलाफ। तो ये याद रखना है कि 1845 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। किन लोगों ने किया था, वीवर्स, जो कपड़ा बुनने वाले थे। कहाँ की बात हो रही है, साइलिसिया की बात हो रही है। तो होता क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो रॉ मटेरियल, कच्चा सामान इन लोग को देते थे और कहते थे भैया कपड़ा वगैरह बुन के हमको दो, उसके बदले में पैसा देंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या, रिड्यूस दियर पेमेंट, यानी पैसा कम देने लगे इनको। जब पैसा कम देने लगे तो ये जो बुनकर थे इनके खिलाफ खड़े हो गए, हंगामा कर दिया इन्होंने। 1848 में क्या हुआ, खाने की कमी की वजह से और बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी बढ़ गई थी, नौकरी नहीं थी लोगों के पास, इसकी वजह से पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन रोड, जो पेरिस के लोग थे वो सड़क पर आ गए थे कि भाई अब खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, तो भाई अब मरता क्या ना करता, लोग सड़क पर आ गए कि अब तो करेंगे हंगामा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से लोग पेरिस में सड़क पर आ गए थे। तो खाने की कमी और नौकरी ना होना। अब देखो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 2016, 17, 19 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वही पूछा है, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दैट प्रिवेल्ड इन द यूरोप। 1830s में जो मुश्किल आई थी यूरोप में, इकोनॉमिक हार्डशिप, ये वर्ड याद रखना। वरना होता क्या है, देखो हम आंसर याद तो करके जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से पूछा है, क्या पूछा है। तो वही सारे पॉइंट लिखने हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई वगैरह वगैरह, पूरी सारी चीज़ें, ठीक है, लिख देना। अब बात करते हैं हम द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो कि हुआ था 1848 के अंदर। तो एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, व्हाई वाज द पीरियड ऑफ 1848 कंसीडर एज द फेज ऑफ रेवोल्यूशन
ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप। यानी 1848 का जो साल है उसको ऐसा क्यों माना जाता था कि ये लिबरल लोगों के रेवोल्यूशन का टाइम है, यानी ये साल पूरा लिबरल लोगों के रेवोल्यूशन का ईयर माना जाता है। तो ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा क्या हुआ था 1848 के अंदर, तो ये बताना था। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको 1848 का ईयर दिया हो और लिबरल लोगों का रेवोल्यूशन की बात कही जा रही हो, तो इसका मतलब यही टॉपिक में जो अभी हम बताएंगे वही आंसर आपको लिखना है। क्योंकि देखो होता क्या है, हमको अक्सर आंसर पता होता है लेकिन उसके बाद भी हम समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कौन वाला आंसर लिखें। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन आया तो यहाँ बताया हुआ है 1848 का ईयर दिया हुआ है और ये भी बताया है कि रेवोल्यूशन किसके रेवोल्यूशन की बात हो रही है, लिबरल लोगों के रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848। तो फरवरी 1848 के अंदर क्या हुआ था। तो अभी हमने देखा था कि 1848 के अंदर पेरिस में लोग सड़क पर आ गए थे। क्यों आ गए थे, एक तो खाने की कमी थी, दूसरा जॉब नहीं थी, इसीलिए लोग सड़क पर आ गए थे। तो वही जो हंगामा हुआ था उसी की बात हो रही है। तो ये जो 1848 के अंदर जो इवेंट हुआ था उससे क्या हुआ, ब्रॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क, यानी राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज बीन प्रोक्लेम्ड, और राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई और एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया गया, यानी अब देश संविधान से चलेगा और यूनिवर्सल मेल सफरेज दिया गया, यानी जितने भी मेल हैं उन सब को वोट देने का अधिकार मिल गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था लेकिन बाकी मेल को मिल गया था। जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, तो इनकी बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड फॉर, यानी इन कंट्रीज के अंदर जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, इन दोनों ने मिलकर एक डिमांड उठाई थी। वो डिमांड क्या थी, दो डिमांड थी। पहली चीज ये थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या, कि देश अब संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान क्या होता है, वो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके हिसाब से देश चलता है। जैसे स्कूल में रूल रेगुलेशन होता है उसी तरह देश के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी अब देश को हमें संविधान के हिसाब से चलाना है, ये डिमांड थी उनकी। और दूसरी डिमांड क्या थी, नेशनल यूनिफिकेशन, यानी जैसे जर्मनी कई हिस्सों में था तो उनकी डिमांड ये थी कि जर्मनी को जोड़कर जो अलग अलग जर्मन स्टेट्स हैं उनको जोड़कर एक देश जर्मनी बनाया जाए। इसी तरह इटली कई हिस्सों में था, उसको जोड़कर एक देश इटली बनाया जाए। तो इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन, यानी यूनाइट करना, अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक यूनिट बनाना। तो दो डिमांड थी कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, दूसरा जो अलग अलग हिस्सों में देश बटे हुए हैं उनको जोड़कर एक यूनिट हम बनाएंगे। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट। अब जो अशांति फैली हुई थी, यानी लोग सड़क पर आ गए थे, हंगामा चल रहा था, तो इसका फायदा उठाया इन्होंने। किन लोगों ने, यही लिबरल मिडिल क्लास के जो लोग थे, इन्होंने फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया, टू पुश दियर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। यानी अब मौका आ गया है, देखो हंगामा चल रहा है, इसी बीच में हम भी जाकर अपनी डिमांड भी उठा देते हैं कि भाई नेशन स्टेट बना दो और पार्लियामेंट के हिसाब से अब सारी चीजें होंगी। यानी एक पार्लियामेंट होगा, वहां नियम कानून बनाए जाएंगे, उसी के हिसाब से देश चलेगा। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, संविधान, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस को आज़ादी होगी, कुछ भी छापा जा सकता है, कोई रोक टोक ना हो। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी संगठन बनाने की भी आज़ादी मिलनी चाहिए। इन द जर्मन रीजन्स, तो अब जर्मन रीजन्स की अगर हम बात करें, जर्मन इलाकों की, तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो बहुत ज़्यादा जो राजनीतिक संगठन है और उसके मेंबर कौन थे, उस मेंबर आर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। यानी ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, ये जो राजनीतिक संगठन थे, उसमें ज़्यादातर कौन लोग थे, मिडिल क्लास के थे। यानी मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, एंड प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स, यानी जो अच्छे खासे अमीर कारीगर हैं, वो लोग इसके मेंबर थे। तो ये लोग क्या किए, केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो जर्मनी में एक शहर है, उसका नाम फ्रैंकफर्ट है, वहाँ पर ये लोग आए, ये संगठन के जो मेंबर थे वो लोग आए, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। यानी फ्रैंकफर्ट में आकर इन्होंने कहा कि हम वोटिंग करेंगे और एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाएगी। तो सब आ तो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, मिडिल क्लास हु रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ द वर्कर्स एंड आर्टिजन एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो मिडिल क्लास वालों की डिमांड क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की थी और नेशनल यूनिफिकेशन की थी। तो इन्होंने अपनी डिमांड के लिए वोटिंग तो कराई, लेकिन उन्होंने एक गलती ये कर दी कि जो वर्कर थे और ये जो आर्टिजन्स थे, ये बेचारे, इनके पास काम नहीं था, इनके पास खाने को नहीं था, ये लोग भी बेचारे आए थे अपनी डिमांड लेके, तो इनकी डिमांड को इन्होंने रोक दिया। ये मिडिल क्लास वाले लोग थे कि भाई तुम्हारी डिमांड अभी नहीं मानी जाएगी, अभी हम अपना मामला हल करा लेते हैं। तो ये जो वर्कर और आर्टिजन्स थे, इन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया कि भाई ठीक है, फिर तुम ही जानो, जब हमारी बात ही नहीं उठा रहे हो तो हम तुम्हारे साथ क्यों आए।
तो इस तरह से मिडिल क्लास लोगों ने वर्कर्स और आर्टिजन का सपोर्ट खो दिया। अब सपोर्ट खो दिया तो कमजोर हो गए। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड, तो फौज को बुला लिया गया, पुलिस को बुला लिया गया, एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, और जो असेंबली थी जहां पर वोटिंग वगैरह हो रही थी उसको रद्द कर दिया गया। तो ये 5 पॉइंट काफ़ी हैं, इसको आपने समझ लिया, याद कर लिया तो काफ़ी है। बाकी 2 पॉइंट और है, मैं बता देता हूँ, चाहे तो आप याद रखना, चाहे तो न याद रखना। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। अब जो मुद्दा था कि महिलाओं के अधिकार को, यानी उनके राजनीतिक अधिकार को, पॉलिटिकल राइट्स को और बढ़ाया जाए। बढ़ाने का मतलब क्या है? वोट देने का अधिकार दे दो, या और ज़्यादा करो तो इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार मिल जाए। तो ये मुद्दा जो उठाया जा रहा था ये बड़ा विवाद वाला था, और विवाद वाला किसके लिए? कोई बाहरी लोग के लिए नहीं, बल्कि यही जो लिबरल मूवमेंट चला रहे थे उन्हीं लोगों के लिए बड़ा विवाद का मामला हो गया था। जबकि इस लिबरल मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा महिलाएं भी थीं, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था काफ़ी सालों से, लेकिन उसके बाद भी विवाद खड़ा कर दिया कि कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाह रहे थे, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि नहीं, महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलना चाहिए, उनके अधिकार को और नहीं बढ़ाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? महिलाओं ने खुद अपना अलग से एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया, अलग से राजनीतिक संगठन उन्होंने बना लिया, और खुद का अपना न्यूज़पेपर भी पब्लिश कराने लगे, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने लगे, एंड डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन वगैरह में भी ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि इनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो लिबरल मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, इनके साथ अगर हम रहेंगे, इनके साथ जुड़े रहेंगे, तो ये लोग तो हमारे हक की बात नहीं करेंगे, इसलिए हमको अपने अलग ही ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने अलग से अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया। अब एक बात और है, इसको बस ध्यान में रख लेना, लाइन नहीं आपको याद रखना, कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रही थी, कहाँ पर? चर्च ऑफ सेंट पॉल, जो चर्च था चर्च ऑफ सेंट पॉल, वहाँ पर ये पार्लियामेंट वाला काम हो रहा था, यानी वहीं पर ये सारी मीटिंग हो रही थी, वहीं पर नेता लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर वुमेन वर एडमिटेड एज ऑब्जर्वर, तो महिलाएं उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, बल्कि उनको एक ऑब्जर्वर की तरह, यानी जो कुछ भी यहाँ हो रहा है बस आप देख सकती हो, इसमें आपको वोटिंग का अधिकार नहीं, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो महिलाएं क्या थी? एक ऑब्जर्वर की तरह थी इन द विजिटर्स गैलरी। तो वहाँ पर एक विजिटर के लिए एक अलग से गैलरी बनी हुई थी, वहाँ से यानी कोई भी आकर देख सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वहीं पर वो लोग थी। अब 2 डिफिनीशंस है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहली डिफिनीशन हमारे सामने है फेमिनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, यानी महिलाओं के अधिकार और उनके इंटरेस्ट के बारे में जागरूकता फैलाना। किस बारे में? बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर, यानी इस बात का विश्वास लोगों को होना चाहिए, इस बात को बिलीव लोग को करना चाहिए कि देखो, समाज में चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, मेल हो या फीमेल हो, समाज में आपका बराबर दर्जा होना चाहिए। इकोनॉमिक फील्ड में भी आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। यानी जैसे पहले था, यूरोप में क्या हो रहा था कि महिलाएं प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, वो इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगा सकती थी, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी वो भी महिलाएं भी फैक्ट्री लगा सकें और इंडस्ट्री वगैरह लगा सकें, प्रॉपर्टी ले सकें। और पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी जैसे वोट देने का अधिकार मेल को है, उसी तरह फीमेल को भी वोट देने का अधिकार, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। तो इसी बात की जागरूकता फैलाना, इसी को कहते हैं फेमिनिस्ट। अब आइडियोलॉजी क्या होता है? सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, यानी कोई बंदा समाज के बारे में और राजनीति के बारे में क्या सोच रखता है, उसके क्या आइडियाज़ हैं, उन्हीं सिस्टम ऑफ आइडियाज़ को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। हिंदी में से विचारधारा कहते हैं, यानी कहते नहीं कि वो किस विचारधारा का आदमी है या आपकी विचारधारा क्या है, इस तरह से बात आती है ना। तो समाज और राजनीति के बारे में किसी के क्या आइडियाज़ हैं, उसी को आइडियोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं हम द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली कैसे बना। जैसा कि आप जानते होंगे कि जर्मनी और इटली कई हिस्सों में बटे हुए थे, तो वो सब सारे हिस्से मिलाकर एक देश कैसे बने। इसमें पहला सब टॉपिक है जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, क्या आर्मी देश का निर्माण कर सकती है, देश को बना सकती है। क्योंकि जनरली आर्मी का काम क्या होता है? देश की रक्षा करना या कहीं दूसरी जगह पर कब्जा करना, देश बनाना इन जनरल उसका काम नहीं होता। लेकिन यहाँ यही सवाल किया जा रहा है, तो इस सवाल का जवाब हम इस टॉपिक में देखेंगे। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 के बाद क्या हुआ? नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, देशभक्ति, वो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से दूर होने लगी। क्योंकि 1830 से लेकर 1848 तक तो पूरा रेवोल्यूशन का टाइम था, यानी आप देशभक्त या राष्ट्रवादी तभी माने जाओगे जब आप रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या आप डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन 1848 के बाद क्या हुआ?
ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने रेवोल्यूशन कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग चुका था। तो अब धीरे धीरे ये आइडिया दूर होने लगा। यानी अब अगर आप देशभक्त हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना है या आपको डेमोक्रेसी लानी है। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. अब ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, अब देखो सारी लड़ाई तो इन्हीं कंजर्वेटिव्स के खिलाफ थी। यही लोग राजा महाराजा वाला सिस्टम चाह रहे थे, और रेवोल्यूशन इसी बात का था कि ये राजा महाराजा वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा, अब डेमोक्रेसी आनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, यही लोग देशभक्ति की बात करने लगे, यानी अपने लोगों को कुछ आसानी देने लगे, बहुत सारे रूल में बदलाव इन्होंने लाया। और ऐसा क्यों कर रहे थे? ताकि ये खुद मजबूत हो सके और यूरोप पर इनका कब्जा हो सके, क्योंकि इनको मालूम था अगर लोग हमारे खिलाफ रहेंगे, लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे और यूरोप में हमारी जो पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी, और लोग हमारे साथ आ गए तो हम उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, ये लोग भी देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर पैदा करने लगे और देशभक्ति की बात करने लगे। नेशनल फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन। अब ये जो देशभक्ति की फीलिंग थी वो सबसे ज़्यादा किनके बीच में फैली हुई थी? मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में। हो इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू यूनाइटेड नेशन, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जो जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, यानी 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, जर्मनी के 39 टुकड़े थे, तो ये लोग ये चाह रहे थे कि इसको जोड़कर एक नेशन स्टेट बना दिया जाए, यानी एक देश हो जाए पूरा ये 39 को जोड़कर, और वहां पर पार्लियामेंट के जरिए रूल किया जाए। दिस लिबरल इनिशिएटिव, अब लिबरल लोगों ने ये जो शुरुआत की थी, किस चीज़ की शुरुआत की थी? टू नेशन बिल्डिंग, यानी हमें नेशन को बिल्ड करना है, सारे हिस्सों को जोड़कर एक देश बनाना है। वॉज रिप्रेस्ड, यानी उसको दबाया गया, रोका गया। कौन लोगों ने रोका? बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। तो सीधी सी बात है, जो अलग अलग टुकड़े रहे होंगे वहाँ राजा भी रहे होंगे, तो वहाँ के राजा और वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, और इस रोकने में इनका साथ कौन दिया? लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशा। प्रशा के जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक थे, जिसे जंकर्स कहा जाता था, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। वहाँ के जो अलग अलग हिस्सों के राजा थे और मिलिट्री थे, उनका सपोर्ट किया कि हाँ, ये किसी भी तरह से नेशन स्टेट ना बनना चाहिए, यूनिफिकेशन नहीं होना चाहिए। प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। तो इस नेशनल यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी किसने उठा ली, किसने लीडरशिप ली? प्रशा ने। तब सवाल उठता है कि प्रशा ने क्यों लीडरशिप ली, जबकि प्रशा की जो लैंड ओनर थे वो तो खिलाफ थे नेशन बिल्डिंग के। तो प्रशा ने इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई कि हम अगर लीड करेंगे और इन लिबरल लोगों की मदद करेंगे तो आगे ये हमें भी सपोर्ट करेंगे। अगर हम नेशन स्टेट बनाने में कामयाब रह गए तो एक पावरफुल स्टेट बनेगा जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। अब प्रशा के जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस था यूनिफिकेशन का, इसको करने वाला कौन था? इस प्रोसेस को बनाने वाला कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशन आर्मी, और अकेले तो ये कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने इस काम में मदद किसकी ली? प्रशन आर्मी की। एंड ब्यूरोक्रेसी, और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनकी मदद ली। 3 जंगें लड़ी गई 7 सालों के अंदर। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और सारी ही ये प्रशा ने जीत ली। ठीक है, प्रशा की विक्ट्री हो गई, और जब जीत गए, वो इलाके जो दूसरों के कब्जे में थे उसको खाली करा लिया, तो क्या होता है? कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो इस तरह से यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। तो वही सवाल हमारे सामने आता है कि क्या आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है नेशन की? तो यहाँ पर आर्मी की मदद की वजह से ही नेशन स्टेट बन पाया जर्मनी, क्योंकि आर्मी ने बाकायदा 3 जंगें लड़ी हैं, तब जाकर यूनिफिकेशन हो पाया है जर्मनी का। और जनवरी 1871 के अंदर प्रशा का जो राजा सर विलियम था, कैसर विलियम फर्स्ट, उसे घोषित कर दिया गया जर्मन एम्परर। यानी अब जर्मनी जो बन के एक देश बन चुका है, यूनाइट हो चुका है, यूनिफिकेशन हो चुका है, अब यहाँ का राजा कौन रहेगा? राजा यहाँ का महाराज कौन रहेगा? तो वो रहेगा कैसर विलियम फर्स्ट, जो कि प्रशा का अभी तक राजा था। एम्परर उसे कहते हैं जो कई देशों में एक साथ रूल कर रहा होता है। अब जो नई जर्मन एम्पायर बनी थी, यूनाइट करके 39 स्टेट्स को एक सिंगल जर्मन स्टेट बनाया गया था, और वहाँ एम्परर कैसर विलियम फर्स्ट, जो कि प्रशा का राजा था पहले, उसको बनाया गया था। तो ये काम कहाँ हुआ था, यानी ये घोषणा कहाँ पर हुई थी, अनाउंसमेंट कहाँ हुआ था? तो एक पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सलीज, वहाँ पर एक हॉल था, हॉल ऑफ मिरर्स। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, यानी ये जो घोषणा हुई थी, वो हुई थी पैलेस ऑफ वर्सलीज के हॉल ऑफ मिरर में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, 2019 में 1 मार्क्स में आया था कि ओटो वॉन बिस्मार्क को क्यों कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड जर्मनी।
इसलिए कहा जाता है कि ही कैरिड आउट यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इसने यूनिफिकेशन कराया था, इसीलिए आर्किटेक्ट कहा जाता है। किसे जर्मन एम्परर घोषित किया गया था? सेरेमनी एट वर्सेलिस में हुई थी जनवरी 1871 में, तो कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशा। ठीक है, अब ओटो वॉन बिस्मार्क का क्या रोल था जर्मनी के बनने में? तो ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे, देखो यहाँ पर क्या रोल था। सबसे पहले तो वो चीफ मिनिस्टर था प्रशा का, ये आर्किटेक्ट था ऑफ प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, 3 जंगें इसने लड़ी थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, ये 4 पॉइंट भी काफ़ी हैं। बाकी एक पॉइंट 5th वाला एक्स्ट्रा है, चाहे तो उसको भी याद कर लेना, मैंने वहाँ नहीं पढ़ा है अभी टॉपिक में। ही एम्फसाइज और मॉडर्नाइजिंग करेंसी, यानी इसने जोर दिया था कि करेंसी को मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए, और लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो है यानी कोर्ट वगैरह का जो सिस्टम है उसको और इम्प्रूव किया जाए जर्मनी में। 2020 में देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन एम्परर। तो पहला जर्मन एम्परर कौन बना था? भाई यूनिफिकेशन अभी नया नया हुआ था, तो पहला राजा कौन बना था? ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका, विलियम फर्स्ट। पूरा नाम क्या था? कैसर विलियम फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, 5 मार्क्स में आया हुआ 2017 में। एग्जामिन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन द जर्मनी आफ्टर 1848। तो पूरा प्रोसेस आपको बताना है, वही जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताए हैं वही लिख देना है। ठीक है, आप देख लोगे वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, तो वही पॉइंट जो मैंने भी बताए हैं बस वही याद कर लेना, यहाँ से मत याद करना। एक और क्वेश्चन ऐसे देखो 2015 में भी आया है 5 मार्क्स में, यहाँ भी यही पूछा है प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है, कि यानी जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, वही सारी बातें लिखनी है। यहाँ वाला आंसर नहीं याद करना है, जो पॉइंट मैंने बताया बस वही याद करना है और वही लिख देना है। अब इटली की भी बात कर लेते हैं। इटली भी कई हिस्सों में बटा था, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, 7 टुकड़े थे उसके, तो वो कैसे यूनिफाई हुआ? अब ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया हुआ है, यानी पिछले 6 साल का जो पेपर देखा है उसमें तो नहीं आया है, हो सकता है उससे पहले आया हो, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है इस बार आ जाए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कैसे यूनिफाई हुआ इटली? इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट, यानी जो इटालियन लोग थे वो अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए थे, क्योंकि 7 इसके टुकड़े थे ना, तो एक इंडिपेंडेंट अलग देश भी थे। ठीक है, एज वेल एज मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, और एक हिस्सा इसका जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उससे जुड़ा हुआ था एक हिस्सा, क्योंकि हैब्सबर्ग एम्पायर में बहुत सारे नेशन जुड़े हुए थे, तो उसमें इटली का भी एक हिस्सा जुड़ा हुआ था। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, इस टाइम क्या हुआ, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। तो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या था, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से एक हिस्सा सिर्फ सार्डिनिया पाइडमेंट जिसे हम कहते हैं वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। यानी टोटल 7 हिस्से थे, जिसमें से एक हिस्सा था जहां असली में इटली का ही राजकुमार रूल कर रहा था, और वो इलाका कौन सा था? सार्डिनिया पाइडमेंट। ये ध्यान रखना है कौन से इलाके में रूल कर रहे थे। जैसे आप ये मैप देख सकते हो, एक मैप आपके बुक में भी दिया हुआ है, वहां पर रीजन अलग नहीं दिया हुआ है। देखो ये ब्लू कलर से ये पाइडमेंट हो गया, ये किंगडम ऑफ सार्डिनिया, दोनों मिलाकर एक ही यूनिट काउंट किया जाता है। तो यहां पर असली में जो इटली का राजकुमार था वो रूल कर रहा था। बाकी जो 6 अलग अलग स्टेट टुकड़े हैं आप देख सकते हो, ये सब इसमें इटली का कोई बंदा रूल नहीं कर रहा था, बाहर के लोग दूर दूर के देश के राजा आकर यहाँ रूल कर रहे थे। अब सार्डिनिया पाइडमेंट का जो चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम केवर था, लेट द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, उसने तय कर लिया कि अब एक मूवमेंट चलाते हैं और ये जो 7 टुकड़े हैं सबको जोड़कर एक देश बना लेंगे इटली, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। अब इसने क्या किया, एक सॉफ्ट सा, टैक्टफुल यानी सॉफ्ट सा, एक बहुत हल्का सा, कमजोर सा गठबंधन किया फ्रांस के साथ। किसने किया? यही केवर ने किया, जो चीफ मिनिस्टर था सार्डिनिया पाइडमेंट का। उसने फ्रांस के साथ गठबंधन किया कि चलो मिलकर आजाद कराते हैं अपने स्टेट्स को। सार्डिनिया पाइडमेंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस के ये लोग मिलकर हराने में कामयाब रहे 1859 में। अब जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें एक तो रेगुलर ट्रूप्स थे, यानी जो प्रॉपर फौजी होते हैं, सोल्जर होते हैं, वो लोग तो थे ही। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, यानी आम लोग जिनको थोड़ी बहुत कुछ ट्रेनिंग दी गई थी हथियार चलाने की, वो भी आ गए थे लड़ने के लिए। यानी एक प्रॉपर सोल्जर नहीं थे, ये आर्मी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये आम ही लोग थे जो थोड़ा बहुत कुछ जानते थे हथियार चलाना और लड़ाई करना, तो ये लोग भी जुड़ गए थे। और ये जो आर्म्ड वॉलंटियर्स है, इनको लीड कौन कर रहा था? इनका कोई लीडर रहा होगा, तो इनको लीड करने वाला था गिज़ेपी गैरिबल्दी। तो ये लोग भी ज्वाइंट द फ्रे, यानी इस लड़ाई में ये लोग भी पार्टिसिपेट कर लिए। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, एक गिज़ेपी मैज़नी के बारे में हमने पढ़ा था और यहां बात हो रही है गिज़ेपी गैरिबल्दी की। ठीक है, ये इटली से बिलोंग करता है, तो ये लीडर था इन आर्म वॉलंटियर्स का। 1860 में क्या हुआ, ये जो पूरी फौज थी, रेगुलर ट्रूप्स और आर्म वॉलंटियर जो थे, मार्च इनटू साउथ इटली के साउथ वाले हिस्से में, एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। तो इन जगहों पर आए एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। तो यहां पर जो इटली का साउथ वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा था, वहां पर
स्पेनिश रूलर थे, यानी स्पेन के लोग रूल कर रहे थे, वहां का राजा रूल कर रहा था। तो ये लोग आए और वहां पर जो लोकल किसान थे उन्होंने भी इनकी मदद की और आखिरकार कामयाब रहे उन रूलर्स को वहां से भगाने में। फिर 1861 में क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल सेकंड को घोषित कर दिया गया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। पूरा जो इटली यूनाइट होकर एक देश बना है उसका राजा किसको बनाया गया, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का राजा बनाया गया। जर्मनी का किसको बनाया था, कैसर विलियम फर्स्ट, वो एम्परर बनाया गया था क्योंकि वो प्रशा में भी रूल कर रहा था और वो जर्मनी में भी रूल कर रहा था। अब देखो ये क्वेश्चन है, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा सही मैच कर रहा है वो हमको देखना है पेयर। ओटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जर्मनी का यूनिफिकेशन इसने कराया था, तो ए वाला ऑप्शन है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नेपोलियन कहाँ से जुड़ा है, स्पेन से नहीं, ये फ्रांस से जुड़ा था। गिस्बी गैरिबल्दी अभी हमने देखा था, आर्म वॉलंटियर्स को लीड करने वाला, तो ये फ्रांस नहीं, इटली की बात थी। बोर्बन किंग्स इटली से बिलोंग नहीं करते, ये फ्रांस से रिलेटेड है, ठीक है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की कहानी भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे बना। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसलैंड्स वर इथनिक वंस, एक आइलैंड जैसा था, वहां पर अलग अलग जाति के लोग रहते थे। कौन कौन सी जाति के, इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट और एरिश, यही जाति के लोग उस आइलैंड पर रहते थे। अब हर जाति के लोगों का अपना अलग कल्चर होता था एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, यानी किस तरह से राजनीति करनी है, देश चलाना, उनका अलग अपना सिस्टम था। अब हुआ ये कि जो इंग्लिश नेशन था, यानी जहां पर इंग्लिश जाति के लोग रहते थे, वो धीरे धीरे वो उनके पास पैसा आने लगा और वो पावरफुल हो गए। तो जब पैसा आया, पावर आई, तो उन्होंने क्या किया, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ आइलैंड। पैसा है, पावर है, तो जो और नेशंस थे जहां पर वेलिश रहते थे, स्कॉट रहते थे, आयरिश रहते थे, इन लोगों पर अपनी पावर दिखाने लगे ये। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की, तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, राजा से पावर छीन ली थी 1688 में। तो ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वॉज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट, यानी बहुत बड़ा रोल था इसका नेशन स्टेट को बनाने में। विद इंग्लैंड एट इज सेंटर, यानी इंग्लैंड सेंटर पर रहेगा, उसके साथ साथ और भी जगहों को जोड़ दिया जाएगा और एक नेशन स्टेट बना दिया जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क किया था इस इंग्लिश पार्लियामेंट ने। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो साइन हुआ था, एक एक्ट पास किया गया था, किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ये ध्यान रखना है, एक्ट ऑफ यूनियन किसके किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में, और मिलाकर इसको एक यूनिट बना दिया गया था जिसका नाम रखा गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो अगर ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में पूछे कैसे ब्रिटेन बना, तो यही 5 पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बस 1 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा याद रख लेना कि कुछ लोग रहते थे, स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो थे, वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज थी अपनी, जो इसमें वो भाषा में बात करते थे, वो गैलिक लैंग्वेज थी। तो इनको रोक दिया गया था कि अब आप गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते। और जो उनका नेशनल ड्रेस था इन स्कॉटिश हाईलैंडर्स का, उससे भी इनको रोक दिया गया था कि आप नेशनल ड्रेस अपना नहीं पहन सकते थे। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुत से लोगों को तो वहां से भगा दिया गया था, हटा दिया गया था कि आप यहाँ नहीं रह सकते। अब थोड़ा आयरलैंड की अगर बात करें, तो जो आयरलैंड था वहां पर कैथलिक लोग ज्यादा थे, यानी क्रिश्चियन में अगर 2 हिस्सों में बांटे तो कैथलिक हो गए और प्रोटेस्टेंट हो गए। तो आयरलैंड के अंदर कैथलिक लोग ज्यादा थे, प्रोटेस्टेंट कम थे। लेकिन जो इंग्लिश नेशन था उसने मदद की इन प्रोटेस्टेंट्स की कि हम तुमको हर तरीके से मदद करते हैं, तुम जाके कब्जा अपना जमा लो आयरलैंड पे, यानी तुम्हारी पॉपुलेशन जरूर कम है लेकिन हम हर तरह से तुमको सपोर्ट करेंगे और तुम जाकर वहां पावरफुल बन जाओ। अब आयरलैंड के अंदर ही एक विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन वो फेल हो गया, फेल्ड रिवॉल्ट। तो उस रिवॉल्ट को, उस विद्रोह को लीड करने वाला कौन था, वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। 1798 में इन्होंने विद्रोह शुरू किया और जब हार गए तो आखिरकार जब हारने के बाद आयरलैंड को मजबूर किया गया और मजबूर करके उनको अपने साथ जोड़ लिया, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया। यानी पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था, अब आयरलैंड के अंदर विद्रोह शुरू हुआ तो वहां उनको हराने के बाद आयरलैंड को भी जोड़ लिया और एक यूनाइटेड बनाकर यूनाइटेड किंगडम नाम रख दिया 1801 में। ब्रिटिश फ्लैग का नाम क्या है, यूनियन जैक, और वहां की नेशनल एंथम क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग्स। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरी लाइन नहीं याद रखनी, बस एक आपको आइडिया रहना चाहिए कि हाँ क्या बात हुई यहाँ। देखो ये क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस एट नेशन स्टेट, कैसे नेशन स्टेट बना, वही चीज जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं वही लिख देना है बस खाली। ठीक है, 3 मार्क्स से पूछा है, थोड़ा कम कर लेना, 1-2 पॉइंट ऊपर से कम कर देना।
डिस्क्राइब एनी 3 कंडीशन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट। वो क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से ब्रिटिश नेशन स्टेट बना। तो चूंकि 3 मार्क्स में है तो पॉइंट नंबर 3, 4, 5 आप लिख देना है। ये वाला, ये 3, 4 और 5, यहां से भी आप यही 3 पॉइंट लिख सकते हो। ये 3 वाला, 4 वाला और 5 वाला वही चीज है। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा एक्ट था जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब हमारा 5th टॉपिक स्टार्ट होता है, विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी नेशन को, देश को विजुअलाइज करना। अब विजुअलाइज का मतलब मैंने बताया था कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो उसकी इमेज जो हमारे माइंड में क्रिएट होती है। जैसे हमने गाड़ी के बारे में सोचा तो एक गाड़ी की इमेज हमारे माइंड में बनती है, तो उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो नेशन को विजुअलाइज करने का मतलब क्या है? भाई नेशन की तो कोई इमेज नहीं है, देश की तो कोई इमेज नहीं है, तो आपके माइंड में इमेज कैसे बनेगी? मैं अगर आपसे कहूँ कि इंडिया की इमेज बनाओ तो आप कैसे बना पाओगे? इंडिया की तो कोई इमेज नहीं है। हो सकता है आप इंडिया का मैप बना दो, लेकिन वो इंडिया नहीं होगा, इंडिया का मैप है। या हो सकता है आप फ्लैग बना दो तो वो इंडिया का फ्लैग होगा, इंडिया नहीं होगा। तो इसी तरह इंडिया की इमेज नहीं है, इसी तरह किसी भी देश की कोई इमेज नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, यानी जब हम देश के बारे में सोचेंगे तो देश की इमेज कैसे बनेगी, जबकि देश की तो कोई इमेज है ही नहीं। तो जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी में, उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया था। वो रास्ता क्या था? पर्सनलिफाइंग अ नेशन, यानी हम एक काम करते हैं, नेशन को, देश को एक इंसान का रूप दे देते हैं, यानी एक इंसान की इमेज बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं और कह देंगे यही देश है, ताकि जब एक आम आदमी भी जब देश के बारे में सोचे तो वही इमेज जो हमने बनाकर उसको दी है वही उसके माइंड में वो इमेज बनने लगे। तो इस तरह से वो देश को विजुअलाइज कर लेगा। तो यही काम इन्होंने किया, रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन, यानी इस तरह से देश को दिखाया जैसे वो कोई इंसान हो। अब इंसान में किसका रूप लिया इन्होंने? नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, इंसान में भी उन्होंने महिला को रूप दिया, यानी एक महिला की इमेज बना दी या मूर्ति बना दी और दिखा दिया कि यही देश है। अब जिस फीमेल की वो पेंटिंग बनाते थे या मूर्ति बनाते थे वो असली में कोई फीमेल नहीं होती थी, यानी अपने मन से सोच के कोई चेहरा बना देते थे, ठीक है। रियल लाइफ में कोई ऐसी वुमेन नहीं होती थी। अब आप कहोगे इससे फायदा क्या होता था? इट गेव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका कोई शेप साइज ना हो। तो नेशन क्या था? कोई इमेज नहीं थी, कोई शेप साइज नहीं था। तो जब आदमी सोचता था उसके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता था। जब किसी चीज की इमेज माइंड में बनती है ना तो वो आइडिया और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अब इमेज तो थी नहीं नेशन की, तो इतना ज्यादा वो देशभक्ति की फीलिंग नहीं आ पा रही थी। तो इसीलिए इस देश वाले आइडिया को और मजबूत करने के लिए, कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए उन्होंने ये किया। तो इसी तरह से फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगरी ऑफ द नेशन, यानी इसी तरह क्या हुआ, जो फीमेल फिगर थी यानी महिला का जो रूप था वो एलोगरी बन गया नेशन का। अब ये एलोगरी का मतलब क्या होता है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, ऐसी चीज जिसका कोई शेप साइज ना हो, जैसा ग्रीड हो गया यानी लालच हो गया, एनवी यानी जलन हो गया, जेलसी इसको कहते हैं, फ्रीडम हो गया आज़ादी, लिबर्टी स्वतंत्रता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी कोई इमेज नहीं होती। मैं कहूँ बताओ लालच कितना बड़ा है, कितने सेंटीमीटर का है, लालच का कितना वजन है, या लालच की इमेज दिखाओ, तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी कोई इमेज नहीं बना सकते, कोई शेप साइज नहीं होता। तो जब कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई शेप साइज ना हो उसको किसी इंसान या किसी चीज़ के जरिए दिखाया जाए, यानी कोई चीज़ ऐसे बना दी और कहा कि भाई ये है लालच, ये है फ्रीडम, ये है लिबर्टी, या किसी इंसान की इमेज बना दी और कहा कि यही है लिबर्टी, यही है फ्रीडम, यही है ग्रीड, तो इसी को हम एलोगरी कहते हैं। अब जो एलोगरी है उसके 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो लिटरल हो गया और दूसरा सिंबॉलिक हो गया। लिटरल का मतलब, अगर मान लो एग्जाम्पल मैं लेता हूं स्वार्ड का, तलवार का, तो तलवार क्या है, मैं पूछूंगा बताओ स्वार्ड क्या है, तो आप कहोगे एक वेपन है। लेकिन स्वार्ड का एक सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है, इसका मतलब वॉर होता है। कोई तलवार दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आपसे लड़ना चाह रहा है, आपको तलवार दिखा रहा है। तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो एलोगरी आप समझ गए, किसी ऐसी चीज का जिसकी इमेज ना हो उसको किसी इंसान से या चीज के जरिए दिखाते हैं, तो उसी को एलोगरी कहते हैं। तो नेशन की एलोगरी क्या थी? फीमेल फिगर, यानी नेशन को दिखाने के लिए किसी महिला का रूप उन्होंने चूज किया था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो आर्टिस्ट थे वो फीमेल एलोगरी को दिखाते थे बहुत सारे आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसा लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, रिपब्लिक हो गया। तो इन सब को दिखाने के लिए, क्योंकि इन सब का कोई इमेज नहीं होती, तो इमेज को दिखाने के लिए एक महिला का रूप बनाते और कहते भाई यही लिबर्टी है, यही जस्टिस है, यही रिपब्लिक है। अब 2 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरियन का, जो कि क्या है, एलोगरी ऑफ फ्रेंच नेशन। जैसे हमारे यहाँ इंडिया को कैसे दिखाया जाता है, हमारे भारत को कैसे दिखाया जाता है, भारत माता के जरिए ना, तो भारत माता इंडिया की एलोगरी है। उसी तरह से फ्रांस जो है उसकी एलोगरी क्या है, मैरियन है।
क्योंकि कोई पूछे बताओ फ्रांस की इमेज बनाओ तो आप मैरियन की इमेज बना दो, तो इसका मतलब आपने फ्रांस की इमेज बना दी। इसी तरह जर्मेनिया क्या है, एलोगरी है जर्मन नेशन की। अब मैरियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि फ्रांस की एलोगरी है। इसकी इमेज में जो यूज किया गया है चीजें वो क्या है, रेड कैप, ट्राई कलर और कोकेड। कोकेड क्या होता है, ये होता है, ठीक है, जो बैज वगैरह कैप वगैरह में लगाया जाता है, तो उसी को कोकेड कहते हैं, ठीक है। यही मैरियन की इमेज है। इसमें प्रॉपर से आपको रेड कैप वगैरह नहीं दिखी हुई है, चाहे तो आप गूगल पर सर्च कर लेना, वहां आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी। अब जो मैरियन के स्टैचू थे, उनकी जो मूर्ति थी, उसको पब्लिक स्क्वायर्स के अंदर, यानी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, चौक वगैरह, वहां पर उनकी मूर्ति को लगाया गया। और कॉइन्स में, सिक्कों में, स्टैम्प्स के अंदर भी उनकी इमेज को बनाया गया। अब अगर जस्टिस की हम बात करें तो जस्टिस को कैसे दिखाया जाता है, ये इमेज आपने देखी होगी कोर्ट वगैरह के अंदर। एक औरत है, उसके आंख में काली पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथ में तराजू है, तो वो क्या दिखाता है, जस्टिस को दिखाता है। अब मैं कहूं कि जस्टिस तो कोई ऐसी चीज नहीं, जस्टिस की तो कोई इमेज नहीं है, तो ये क्या है, जस्टिस की एलोगरी है। तो अब इसके बारे में अगर पूछा जाए कि जस्टिस को कैसे दिखाया गया है, तो बहुत आसानी से बता सकते हो, ब्लाइंड फोल्ड वुमेन, यानी एक औरत है, इसके आंख में पट्टी बंधी हुई है, कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, यानी तराजू उसके हाथ में है। इसी तरह लिबर्टी की बात करें, अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी को किस तरह से दिखाया गया है। तो लिबर्टी को रेड कैप और ब्रोकन चेन के जरिए दिखाया गया है। आजादी को किसके जरिए दिखाया गया है, रेड कैप या फिर ब्रोकन चेन के जरिए। इसी तरह यहां पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ जस्टिस, तो आप यही बताओगे, ब्लाइंड फोल्ड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। अब जर्मेनिया के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ब्रोकन चेन्स यानी टूटी हुई जंजीरें, यहां पे इमेज में आप नीचे साइड में देख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, बीइंग फ्रीड यानी आजाद होना। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यानी यहां पर जैसे प्रोटेक्शन के लिए एक प्लेट लगाई गई है, उस पर ईगल बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, ये जर्मन एम्पायर का सिंबल है जो स्ट्रेंथ दिखाता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये हीरोइज्म दिखाता है जो इसके सर पे लगी हुई है, ये यहां अलग से भी लगा हुआ है, ठीक है, इमेज देख सकते हो। स्वॉर्ड का मतलब क्या है, रेडीनेस टू फाइट, देखो जैसे मैंने बताया था, तलवार का मतलब क्या होता है, जंग के लिए तैयार, तो इसके हाथ में तलवार है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, अब तलवार के ऊपर यहां देख सकते हो ओलिव ब्रांच है, ठीक है, ओलिव एक ट्री है, पेड़ है, उसकी ब्रांच यहां पर इस पे लपेटी गई हुई है। इसका मतलब क्या है, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी तलवार से ये दिखा रहे हैं कि हम लड़ने के तैयार हैं, लेकिन हम पीस चाहते हैं। ओलिव ब्रांच ये बता रही है। ब्लैक, रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर, आप देख सकते हो इसके दूसरे हाथ में जो झंडा है, ये क्या है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, तो ये झंडा 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने बनाया था। रेज ऑफ राइजिंग सन, पीछे देख रहे हो सूरज की किरणें निकल रही हैं, इसका मतलब क्या है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, यानी एक नए जमाने की शुरुआत हो रही है। अब देखो क्वेश्चन 48 की बात करें, हाउ हैड द फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगरी, किस तरह से बन गई, यही सारा पूछा हुआ है। तो वही सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे ना, ये जो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं उसको लिख देना। 5 मार्क्स में तो पूरे कॉपी कर देना, 3 मार्क्स में इसको कुछ छोटा कर सकते हो। 3 मार्क्स में आप ऐसा भी कर सकते हो, इस 5th वाले पॉइंट को कट कर देना, ना लिखना, और एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक को देखते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, यही होता है। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अपनी पावर को बढ़ाना, जैसे एक देश दूसरे देश पे कब्जा करता है ताकि उसकी पावर बढ़ती रहे, उसी को कहते हैं इंपीरियलिज्म, यानी ज्यादा जगह पर कब्जा करो और अपनी पावर को बढ़ाओ। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के जो आखिरी के 25 साल थे, यानी 1875 से लेके 1900 तक, क्या हुआ, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। यानी जो आखिरी के 25 साल थे, ये शुरुआत के जो 25 साल थे, यानी 1800 से लेकर 1825 तक, तो शुरुआत वाले 25 साल की तरह नहीं रह गए थे। यानी स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा देशभक्ति की बात उठ रही थी कि लिबर्टी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन आखिरी के 25 साल में ऐसा कुछ नहीं हो गया था, बहुत ज्यादा ये मामले कमजोर हो गए थे। बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो क्रीड का मतलब बहुत सारी मीनिंग होती है, यहां पर जो मीनिंग ली जाएगी वो होता है रास्ता। नैरो मतलब पतला, तो नैरो क्रीड का मतलब पतला सा रास्ता, तो ये हम पतला सा रास्ता बना लेते हैं विद लिमिटेड एंड्स। लिमिटेड एंड्स का मतलब क्या होता है भाई, रास्ता कहीं से शुरू होता है और कहीं खत्म होता है। लिमिटेड एंड्स का मतलब बहुत छोटा रास्ता हो, तो हम ऐसे रास्ते की बात कर रहे हैं जो बहुत पतला है और बहुत छोटा है। तो पतले रास्ते में आपका जाना बहुत मुश्किल होता है, पतले रास्ते से निकलना मुश्किल होता है। तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि अब जो नेशनलिस्ट लोग थे, देशभक्त लोग थे, उनकी जो डिमांड थी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, यानी अब वो अपनी डिमांड को पूरा नहीं करा पा रहे थे। और छोटे रास्ते से क्या मतलब है, लिमिटेड एंड्स का मतलब क्या है कि अब उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए था,
बहुत, यानी जितना वो चाह रहे थे कि हर कोई चाह रहा था कि बस इतना हमारे काम भर का चीज हो जाए, बस इतना काफी, अपना काम बन जाए बस। तो एक तो वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे थे, दूसरी बात जो कुछ भी वो चाह रहे थे वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रेवोल्यूशन जब चल रहा था तो चल गया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग भी कमजोर हो गए थे, इतना ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहा था। और जो ये नेशनलिस्ट ग्रुप थे, यानी अलग अलग ग्रुप बन गए थे देशभक्त लोगों के, कोई कुछ चाह रहा था कोई कुछ चाह रहा था, तो ये बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट हो गए थे, यानी एक दूसरे को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और हर वक्त तैयार थे कि आपस ही में लड़ जाएं ये लोग। अब जो यूरोप की बड़ी बड़ी पावर थी, उन्होंने देखा कि अच्छा मौका है, ये जो देशभक्त लोग स्टार्टिंग में बहुत एक हो गए थे हमारे खिलाफ, अब ये क्या है, ये तो आपस में ही लड़ने को तैयार है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। और इन्होंने इसका फायदा उठाया, मैनिपुलेटेड द नेशनल एस्पिरेशन, यानी इस देशभक्ति की जो तमन्ना थी इनके अंदर, उसी को अपने लिए, अपने फायदे के लिए ये जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे वो अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करने लगे, टू फर्दर ईयर ओन इंपीरियलिस्टिक एम, ताकि वो अपना इंपीरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सके, यानी उनको आपस में लड़ा दो और जब हंगामा हो जाए तो खुद उन इलाकों पे जाकर कब्जा कर लो, तो ये इनका आइडिया था। अब ऐसा तो बहुत जगह हो रहा था, लेकिन जो मोस्ट सीरियस टेंशन जो जहां पर हुई थी आफ्टर 1871 के बाद, वो कहाँ थी, वो एक इलाका था, इसका नाम था बाल्कन्स। तो बाल्कन्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब जो बाल्कन्स का एरिया था वो बहुत सारे इलाकों को मिलाकर बना था और इसका जो बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। अब इन बाल्कन्स रीजन के अंदर जो रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया फैला, रोमांटिक नेशनलिज्म क्या है हम पढ़ चुके हैं, कल्चर के जरिए जो देशभक्ति अंदर पैदा की जाती है, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गई, पोएट्रीज हो गई, तो इन सब के जरिए जो देशभक्ति पैदा की जाती है उसे हम कहते हैं रोमांटिक नेशनलिज्म, जिसे हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। तो ये आइडिया बाल्कन्स के अंदर बहुत ज्यादा फैल गया था, तो सीधी सी बात है देशभक्ति की भावना भी इनके अंदर जाग गई। टुगेदर विद दिस इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, तो एक तरफ तो बाल्कन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो रही थी, बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जो ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा किया था, तो बहुत सारे इलाके ऑटोमन एम्पायर से टूट के अलग हो रहे थे। तो बाल्कन वाले लोगों ने भी सोचा कि हम भी इनसे अलग हो जाते हैं। तो अलग होना तो इतना आसान नहीं था, सीधी सी बात है लड़ाई होगी ही, तो वही हुआ, हंगामे हुए और इसीलिए जो रीजन था बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गया। अब जो बाल्कन्स लोग थे वो दावा करते थे इंडिपेंडेंस का और पॉलिटिकल राइट्स का, यानी हमको आज़ादी चाहिए और हमें अपना जो पॉलिटिकल राइट्स है हमारे नेशन के हिसाब से वो हमको मिलना चाहिए। अब ये दावा किस बेसिस पे करते थे, यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, यानी वो इतिहास का सहारा लेते थे, कहते देखो एक टाइम था कि हम आज़ाद थे, इसलिए आज़ाद होना हमारा हक है, हम आज़ाद थे और बाहरी लोगों ने आकर हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो इसीलिए हमारा हक बनता है कि हमें आज़ादी चाहिए। ईच पावर, अब जैसे रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, वो हर कोई चाह रहा था कि एक दूसरे के मुकाबले में हम इस बाल्कन वाले एरिया पे अपना कंट्रोल कर लें, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और ज्यादा ज्यादा एरिया पे हमारा कंट्रोल हो जाए, वो ये लोग चाह रहे थे कि अब बाल्कन्स रीजन में हंगामा शुरू हो गया है, ये ऑटोमन एम्पायर से अलग होगा और जैसे ही अलग होगा हम जाकर कब्जा कर लेंगे। तो हर देश यही चाह रहा था, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, ये सब चाह रहे थे कि हम वहां पर कब्जा कर लें, ज्यादा से ज्यादा बाल्कन्स का एरिया हमारे पास आ जाए। तो इसीलिए आपस में इन लोग की सबकी लड़ाई हो गई। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर, तो एक के बाद एक लड़ाइयां शुरू हो गई और फाइनली क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी तरह से स्टार्ट हो जाती है। अब बाल्कन रीजन के अंदर जो लोग रहते थे उन्हें हम स्लाव्स कहते थे। नेशनलिज्म अलाइड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, यानी एक तरफ तो देशभक्ति, उसके लिए लोग लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, दूसरा ये इंपीरियलिज्म, दूसरी जगह जाकर कब्जा करना, अपनी पावर को बढ़ाना, ये दोनों मिल गया तो एक डिजास्टर सा हो गया, तबाही सी आ गई यूरोप के अंदर। कब, 1914 में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो यहां पर यही पूछा है, डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशन प्रिवेल्ड इन द बाल्कन्स। तो बाल्कन्स के अंदर जो एक्सप्लोजिव कंडीशन हुई थी 1871 के बाद, उसको बताना था, 5 मार्क्स से पूछा था। तो यहां जो पॉइंट लिखा है उसको आप याद ना करना, जो मैंने एक्सप्लेन किया वहीं से लिखना। अब आप बुक में पेंसिल से मार्क कर लो कि क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या आंसर देना है। मैं पॉइंट आपको बता देता हूं, बाल्कन्स के बारे में पूछे तो आप पॉइंट लिखोगे, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 वाला पॉइंट, ये वाला, इतना काफी है। ठीक है, आप लिख सकते हो पेंसिल से क्वेश्चन नंबर 49 में कौन कौन सा पॉइंट आपको लिखना है, यहां से याद करना, वही जो पॉइंट याद कर लोगे तो सारे तरह क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो 2020 में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन कहां हुई थी, आफ्टर 1871। थोड़ा डेट याद करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ चीजें कैसी चल रही थी। 1871 के बाद की बात हो रही है, तो वो इलाका कौन सा था, बाल्कन्स वाला रीजन था। अब क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। देखो वही पहली वाली लाइन लिखी हुई है यहां पर, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, आखिरी के जो 25 साल थे, वही वाली बात कही जा रही है।
तो यहां भी 5 मार्क्स का पूछा है, तो अब इसमें आप क्या लिखोगे इसको मैं बता देता हूं। तो यहां पर भी आप लिख लो वहीं पर पेंसिल से क्वेश्चन नंबर 51 में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लिखना है। तो इस केस में आप पहला वाला पॉइंट नहीं लिखोगे, सेकेंड, थर्ड और बाकी ये पूरा 4, 5, 6, 7, 8। चाहो तो आप 6 वाला पॉइंट इसमें ना लिखना, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ और 8। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखो वही वाला स्टेटमेंट लिखा है, आइडियल लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, नैरो क्रिएट विद लिमिटेड एंड्स, यही तो हम बताए थे। तो वही वाला जो हमने 51 वाले में देखा था, वही वाला आंसर आपको यहां लिख देना है, वही सारे पॉइंट। तो हमारा ये चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो जाता है।